में कल लिखा हुआ है? कल क्या पढ़ते थे? कौन सा आज? पीपीएस पूछ लो, किससे पूछो? मैं किससे पूछूं? सिर्फ मेरे को नहीं लग रही, सबको ही लग रही, ठीक है ना? पूछ लो ना। इससे कल पीपीएस से पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा था? आज अगर आंसर नहीं बताया ना तो मैं उड़ा दूंगा। उड़ा दूंगा मतलब उड़ा दूंगा। किससे पूछो? मैम आप? हाँ, सीवियर प्री एक्लेम्सिया के साइन को बताइए आप। क्या? हाँ नहीं, डेफिनेशन से स्टार्ट करो, ये अलार्मिंग साइन आ गई, डेफिनेशन से स्टार्ट। हाइपरटेंशन कितना? मोर देन 160/110। ओके, प्रोटीन यूरिया प्लस 3 प्लस और हेल्प सिंड्रोम होगा, characterized by the HELLP syndromes, altered liver, brain and kidney functions, abnormal KFT, abnormal liver function test, increased uric acid, decreased urine outputs, brain irritation, cerebral ischemia, risk of seizures, ये सारी बातें हैं। अब एक पेशेंट है जिसको आप सीवियर प्री-एक्लेम्सिया, उसको आप ट्रीट कर रहे हो, उसको ड्रग दे रहे हो, आपको मैग्नीशियम, तो उसमें देने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए बताओ, देखिए मुझे, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। बीपी? हाँ, बीपी भी चेक करना, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई। बीपी ऑलरेडी कम है, 90 से कम है, तो फिर कैसे देंगे, हम नहीं दे पाएंगे। और रेस्पिरेशन अगर बेडिक नहीं आया तो हम लोग उसको 30 ml पर आवर, और ये कोई पेशेंट है जो उसका वजन 40 किलो ही है, तो उसमें भी 30 ml पर आवर ही मानोगे आप, या कुछ और क्राइटेरिया यूज करोगे? 0.5 ml पर केजी पर आवर से कम हो तो नहीं देना है। कितना? क्योंकि एक्चुअली 30 ml पर आवर का मतलब 60 किलो का पर्सन होता है नॉर्मल, तो 0.5 ml पर केजी पर आवर से कम हो तो हमें बंद कर देना है। और डीप टेंडन रिफ्लेक्स कितने से कम हो तो नहीं देना है? लेस देन 2। डीप टेंडन रिफ्लेक्स का दूसरा नाम नी जर्क रिफ्लेक्स। ये बैठो, पूछूंगा मैं, छोड़ूंगा तो नहीं, पूछूंगा तो सबको। देखते हैं कौन आंसर। सर आप खड़े जाओ। आप क्या नाम आपका? जयस, फ्रॉम वेयर? महाराष्ट्र। और उसमें? वेरी गुड। एक्लेम्सिया पढ़ा था? एक्लेम्सिया में अपन MgSO4 में दो प्रकार के रेजिमेंट चलाते हैं, एक प्रीचार्ड और एक जसपान। प्रीचार्ड मेनली फोकस ऑन द इंट्रामस्कुलर एंड जसपान मेनली फोकस ऑन द इंट्रावीनस। आप मेरे को प्रीचार्ड के बारे में बताइएगा। है तो इंट्रामस्कुलर, लेकिन पहले एक आईवी देते हैं, एक शॉट आईवी देते हैं 3 से 4 मिनट में, 3 से 5 मिनट में आईवी देते हैं। कितना? 4 ग्राम आईवी ओवर 3 to 5 मिनट्स, देन 10 ग्राम 5 ग्राम इसमें 5 इसमें अल्टरनेट बटक्स पे, ये तो हो गई लोडिंग डोज। उसके बाद में IM4 आ गई, देते कितना ग्राम? 5 ग्राम। ये हो गया प्रीचार्ड मेथड, है ना? अगर कोई पर्सन है जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, सुनना अच्छे से, उस पेशेंट को अपन एमनोटिक फ्लूइड का असेसमेंट कर रहे हैं यूएसजी से, जिसको बोलते हैं एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स। अगर किसी पर्सन को प्री एक्लेम्सिया या हाइपरटेंशन या कुछ भी है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, तो उसको पॉलीहाइड्रोमियंस होता है या ओलिगोहाइड्रोमियंस का रिस्क रहता है। किसका कल बताया तो था मैंने? हाइपरटेंशन में ओलिगोहाइड्रोमियंस का रिस्क रहता है, बताया था आपको मैंने। अगर क्वेश्चन आया तो सेलेक्ट करने में आएगा कौन सा बात गलत है, जिसको याद रखना है। तो अगर मैं अब आगे पढ़ाऊंगा आपको ओलिगोहाइड्रोमियंस, उसके कॉज में हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी भी आएगा, क्योंकि ओलिगोहाइड्रोमियंस का कॉज क्या होगा? हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये भी एक उनमें से कॉज है। तो इसका ये सिम्टम्स हो गया, तो उसका क्या हो सकता है? कॉज हो सकता है ना। चलो बैठो, सर आप खड़े जाओ। हाँ हाँ, क्या नाम आपका? कहाँ से? बूंदी, राजस्थान से हो। चलो मेरे को ये बताओ आप, जब हम लोग मल्टीपल प्रेगनेंसी पढ़ रहे थे, तो डिफरेंस बिटवीन मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक प्रेगनेंसी, आप थे क्लास में? थे ना? फिर बताओ। नहीं पता? ऐसा क्यों? आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से? एक्टोपिक प्रेगनेंसी याद? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कुछ 4-5 सिम्टम्स बता दो। नहीं याद? कुछ भी याद नहीं? ऐसा क्यों? आप बूंदी से हो, हम जोधपुर से हैं, आपके भयंकर बारिश होती है, इधर बारिश नहीं होती, इसका क्या रीजन है? ये भी नहीं पता? कुछ तो बताओगे या फिर ऐसे ही है? कुछ भी नहीं बताओगे सच में, मेरी कसम है? फिर देखो ये गलत हो जाएगा, बहुत भारी गलत हो जाएगा। सत्यवीर जी, मैं क्या करूं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्लासिकल साइन क्या है? क्लासिकल टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी बताए थे 3। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है? न्यूमोथोरैक्स? क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस? तो क्या कुशिंग सिंड्रोम? अरे एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भयंकर एब्डोमिनल पेन होगा, और एमिनोरिया और वेजिनल ब्लीडिंग्स, कुलेन साइन, सोडियम में रेडिएट हो रहा है, टेकीकार्डिया, हाइपोटेंशन हो गया खत्म। आपको याद नहीं हो क्या? क्या कर रहे हैं? बैठो भाई, बहुत बढ़िया, आप जानबूझ के नहीं बताना चाह रहे होंगे। राघवेंद्र सिंह किधर है? आप आए हो? आए हो कि नहीं आए हो? आए हैं, बताओ क्या लेके आए हो?
क्या लेके आए हो राघवेंद्र जी? खड़े हो जाओ, आज बताओगे, आंसर दोगे पक्का? श्योर? अब मेरे को मल्टी और मोनोजाइगोटिक प्रेगनेंसी और डाइजाइगोटिक प्रेगनेंसी में डिफरेंस है। सवाल बदल लिया, हालात बदलती, जज्बात बदल जाते भाई। वेरी गुड, सही बता रहे हैं, चुप रहो, वेरी नाइस आंसर, यू शुड नो दैट। मोनोजाइगोटिक में एक फीटस होता है, या समझने में वापस बोल, वन फीटस। मैं कह रहा हूँ ये मल्टीपल प्रेगनेंसी है, एक फीटस तो होता ही नहीं है, चाहे मोनो हो चाहे डाई हो, बच्चे तो दो ही होंगे। अब तो बताओ कुछ। सर ये गलत बात है, कल आपने कुछ और पूछा था, आज कुछ और पूछ लिया। राघवेंद्र जी, मोनोजाइगोटिक का मतलब एक स्पर्म और एक ओवम के बाद में दो जाइगोट बनता है। डाइजाइगोटिक में स्पर्म अलग, ओवम अलग और डिफरेंट जाइगोट बनता है, इसका मतलब जेंडर अलग रहता है। तो मोनोजाइगोटिक हमेशा सेम ही रहता है, ब्लड मैच नहीं करना पड़ता, ब्लड प्रोजेक्शन नहीं होता है, ट्विन पिक साइन हिट नहीं होता, प्लेसेंटा एक ही रहती है मोनोजाइगोटिक में, लेस कॉमन है ये, 20% 80% है। इसको यूनिओवुलर बोलते हैं क्योंकि एक ही ओवम होता है, उसको बिनओवुलर बोलते हैं, इसको आइडेंटिकल बोलते हैं क्योंकि दोनों की आईडी सेम होती है, उसको फ्रेटर्नल बोलते हैं क्योंकि दोनों की आईडी अलग अलग होती है, उसके अंदर दो एम्ब्रियन दो कोरियन होता है, इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए इसमें वो एक लैम्डा साइन बहुत ज्यादा थिन आता है, जिसको टी साइन बोलते हैं हम लोग। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मोनोजाइगोटिक में होते हैं, लेस कॉम्प्लिकेशन डाइजाइगोटिक में होते हैं, इसमें ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम होता है, उसमें ऐसा रिस्क नहीं होता है, इसके अंदर वेनिसिंग ट्विन होता है, वेनिसिंग होता है, इसके अंदर फीटस प्रोपार्डियस भी हो सकता है, एकार्डियस भी हो सकता है ना। फिर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी इज, अगर कोई फीमेल है उसको मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो मोस्टली क्या देखने को मिलेगा? अरे लेबर टाइम से पहले हो जाएगा। मैं आपको खड़ा करके इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि तुम जिंदगी में भी नहीं भूल पाओगे। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर वो नहीं भूल पाता हूँ जो उस कॉर्नर पे खड़ा करके पूछा था। समझ में आ रहा? इतने फोटो देखो, सब ये सब है ना ऐसे याद किए इन्होंने, जितने भी लोग हैं देखो, एक बार देखो उधर, देखो ना, रोज देखते हैं, अभी यहाँ बैठे हो फोटो के पास, है ना, सबको देखो, देखो ये सब है ना ऐसे ही क्लास में बोले बोले थे, सिलेक्शन होने के बाद सबके टेबल बदल गए, हेड स्ट्रेट हो गए सबके। हेड स्ट्रेट वाली मशीन पता है, पता है, वो सब पता है, वो सब पता है, लेकिन ये नहीं पता है आपके कितने हेयर छोटी स्ट्रेट किसकी की आप है। बैठो फिर, चलो भाई, मैं क्यों पूछूं इतना, जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं है तो मुझे क्या करना। हाँ, हाँ। ये हो गया, ये हो गया पोस्टमार्टम हेमरेज, डेफिनेशन हो गई, क्लिनिकल डेफिनेशन। इतना ब्लड लॉस जिससे वाइटल डापा चूक हो जाए उसको क्या बोलते हैं? पीपीआर। ये लिखना था, लिख लिया, लिख लिया। अब आता है द कैटेगरी ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज, कैटेगरी है ना, वेजाइनल डिलीवरी में कितने से ज्यादा, कितने से ज्यादा, 500 ml से ज्यादा, और अगर बाई चांस सिजेरियन डिलीवरी हो तो, और अगर स्ट्रिक्टोमी साथ में करो तो, ये पीपीएस की डेफिनेशन है, याद रखना, एक में 500, एक में 1000, एक में 1500। इसमें किसमें? वेजाइनल डिलीवरी में। ये किसमें है? सिजेरियन, सिजेरियन प्लस स्ट्रिक्टम, याद रहेगा? हाँ या ना? रहेगा ना, रखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, लिखो, जल्दी लिख लो। तो फिर तुम पढ़ के क्यों नहीं आते, मेरे समझ में नहीं आता, क्या दिक्कत है? कोई याद नहीं होता, मन नहीं करता, क्या है प्रॉब्लम, क्या है? एक दिन क्या करें फिर, बताओ ना मुझे सर। काउंसलिंग सबकी करें, काउंसलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने चरण आपके पास लेके आने पड़ेंगे, आप अपने चरण मेरे पास लेके आओ है? तो काउंसलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ ना भाई। दो तरीके हो सकते हैं, या फिर हम आप की तरफ आ जाए, आप इधर आ जाओ, एक ही तो तरीका हो, तो क्या है? काउंसलिंग करें कैसे? काउंसलिंग करना पड़ेगा, हाँ तो पढ़े करो ना फिर तो। हाँ, मंदिर पे दर्शन करने जाते हैं ना तो भगवान बोल देता है तथास्तु, इसका मतलब ये है कि लगे रहो, तो कर्म किए जाओ, फल की इच्छा 1 साल बाद करना। सच है। यू नो अबाउट एक पर्सन दैट्स फॉलो, नया लड़का, इसका नाम है गुकेश, जानते हो कौन है वो? कितने साल का है वो? मतलब 18 साल का, या तो 1 महीने पहले हुआ होने वाला, ऐसा कुछ है सीन, मतलब जस्ट हुआ है। हाँ, मतलब, और वो पता है किसमें चैंपियन बना? उससे यूट्यूब पे जाना आज, उसका इंटरव्यू देखना आज से 5.5 साल पहले का, जब वो छोटा सा बच्चा था, 12.5 साल का, उसका इंटरव्यू है 5 मिनट का, और इंटरव्यू में से पूछा है आपका सपना क्या है? मुझे चेस में वर्ल्ड चैंपियन बनना है और सबसे छोटी उम्र में बनना है। कब बोला था उसने? तो आपको क्या लगता है ये बोल के वो सो गया था? आपको क्या लगता है ये बोल के वो सो गया था क्या? जिस दिन उसने ये बात बोली थी ना, उसी दिन से वो मेहनत में लग गया था। समझ में आई बात? तो कोई भी बड़ा अपने फील्ड का मास्टर, एकदम बहुत ही मास्टरमाइंड या कमांड तभी आती है जब उस फील्ड में आप मेहनत, जब पूरी दुनिया सो रही है आप उसमें मेहनत करो। आपने सचिन तेंदुलकर नाम सुना है? आज सब बोलते हैं सचिन क्रिकेट का गॉड है, सब बोलते हैं ऐसा, लेकिन आपने सचिन की कहानी नहीं सुनी 1988 की, 89 की नहीं सुनी? मतलब यकीन नहीं होता, 15.5 साल का लड़का था वो, जब वो पाकिस्तान खेलने गया। आपने वर्ल्ड के सबसे फास्ट बॉलर कहाँ हुआ करते थे पाकिस्तान में? अभी भी नाम है शोएब अख्तर का नाम, जब वो उधर से दौड़ता है ना तो कभी कभी तो ब्लेडर लूज हो जाता है बैट्समैन का, बोलते हैं बैट्समैन कि ऐसा बॉलर हमने नहीं देखा, वो जब ऐसे दौड़ता है तो ऐसा लगता है पता नहीं सब फोड़ेगा कि टांग फोड़ेगा। बहुत डेंजरस बॉलर हुआ करते थे उससे पहले भी, उससे पहले भी। और वो 5.5 फीट का, 5 फुट 5 इंच, 15.5 साल का, वो खेलने गया, बॉल ने उसके सर पे निशाना लगाया, कहीं कहाँ पर, ऐसे हेलमेट भी तो नहीं थे वहां, कभी कहाँ उसके नाक में से खून आ रहा है, सर में से खून आ रहा है, वो खेल रहा है, उसको जो ही सामने
बैट्समैन कोई था, उसने देखना गिर गया, चोट लगी और गिर गया, ऐसा होता है, डेथ भी हो सकती है। अभी एक पर्सन गिरा ऑस्ट्रेलिया का, एक पर्सन फिलिप ह्यूज, यहाँ लगी लगते ही डेथ, हेड इंजरी हो गई, तो उसको वो मार रहे थे बाउंसर ने और उसके नाक में से खून आ रहा है, लेकिन वो बोलेगा मैं तो खेलेगा, कुछ भी कर लो, ये भी कोई बात नहीं, चलो ऐसा कोई भी बोल सकता है मैं तो खेलेगा। एक पाकिस्तान का सबसे फेमस लेग स्पिनर है जिसका नाम था अब्दुल कादिर, अगर कोई थोड़ा बहुत क्रिकेट के बारे में जानता हो तो, उस समय का सबसे फेमस था 1990 की बात, हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ किसी का। ऐसे कहानी है सच में, लोगों की कहानी जो जिसके साथ हुई वो बता रही है, ये झूठ नहीं हो सकती, पब्लिकली बोल रहे हैं। अब्दुल कादिर खुद बोल रहा है, उसका इंटरव्यू पढ़ना कि जब वो पाकिस्तान खेलने गया तो अब्दुल कादिर समय 30-35 साल का था और फेमस लेग स्पिनर था। ये तो उसने बोला किस बच्चे को लेके आ गए, उसको दूध पिलाओ माँ का जाके, इस छोटे से बच्चे को लेके आ गए, और ऐसा उसने बोला अगर तू मेरे ओवर में एक छक्का मार देगा ना तो मैं तेरे को मान लूंगा, मैं तेरे को मान लूंगा कि तू अच्छा बैट्समैन है। सचिन तेंदुलकर ने एक ही ओवर में 4 छक्के मारे, एक नहीं 4 छक्के मारे, और उसको बोला फिर कभी चैलेंज मत करना, फिर कभी चैलेंज मत करना। वो था कितना सा छोटा सा बच्चा था, समझ आई बात? तो ऐसे थोड़ी होता है कि हर कोई ऐसे क्यों कर लेता है। एक अपना ऑस्ट्रेलिया का एक शानदार लेग स्पिनर, इसका नाम था ब्रेड हॉग, नाम सुना आपने? एक बार सचिन तेंदुलकर उनको उसने बोल्ड कर दिया, सचिन फेमस अपने आप में, तो 2000 में तो बहुत फेमस हो गया, जब 15 साल का लड़का आया 2000 तक तो 11 साल हो गए, रन बना रहा भयंकर, कोई नहीं बना पाया इतने, तो ब्रेड हॉग ने उसको बोल्ड कर दिया, उसने कहा क्या सचिन सचिन करते हो। सचिन तेंदुलकर ने उसको एक ऑटोग्राफ दिया बैट पे, आज के बाद तू मुझे जिंदगी में कभी आउट नहीं कर पाएगा, और कभी नहीं कर पाया उसके बाद, आज के बाद कभी आउट नहीं करता। क्या ऐसा बोल के सचिन रूम जाके सो गया था क्या? वो प्रैक्टिस करता था। आज भी लोगों की जब वो डायरी पढ़ते हैं ना, जैसे सक्सेसफुल लोगों की, तो सचिन की प्रैक्टिस की डायरी पढ़ते, सबसे पहले प्रैक्टिस पे बंदा पहुंचता था और सबसे लेट जाता था। और ऐसा नहीं है कि मैं तो मास्टर ब्लास्टर हूं, मैं तो क्या है, मैं तो इंटेलिजेंट हूं, हमेशा इंटेलिजेंट लोग पीछे रह जाते हैं, इंटरेस्टेड लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा मन में नहीं बात है कि मुझे तो सब कुछ आता है मैं क्यों पढ़ूं। वो आज भी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता है, जब तक वो लास्ट मैच खेला, आपने सुना होगा लास्ट मैच जब खेलना है तो उससे पहले उसने 5 घंटे प्रैक्टिस की थी। ऐसा नहीं है कि वो क्या है तो मेरा लास्ट मैच है मुझे क्या, मैं तो ऑलरेडी क्रिकेट का गॉड हूं, ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। और सचिन के जब एक्सपायर हो गए थे पापा, उस समय उसका मैच था वो विराट कोहली के साथ भी सेम इंसिडेंट है, विराट कोहली का रणजी का मैच था, सचिन का इंटरनेशनल मैच था। सचिन के सामने 2 अपॉर्चुनिटी थी, या तो अपने पापा के अंतिम संस्कार में जाए, या फिर इंडिया के लिए अभी खेल के फिर निकले, और उस बंदे ने खेल के अच्छे से रन बना के फिर गया। उसने उसको, क्योंकि उसके पापा का सपना ये था कि ये बंदा क्रिकेट में अच्छा नाम कमाए, तो वो चाहता तो मैच छोड़ के चला जा सकता था। उसने कहा 4 घंटे लेट जाएंगे, कितना डिस्टर्ब हो जाते जब हमें पता चले कि ऐसा ऐसा हो गया, किसका मन करेगा खेलने को। इस लेवल का डेडिकेशन चाहिए, तो ये बुकेश कितना करता है, इसका मेंटल मैकेनिज्म क्या होगा। सब 12 साल के लड़के से ये पूछा जाए कि आपका सपना क्या है, कि चेस में वर्ल्ड चैंपियन बनना है, 12 साल से हमें पूछे क्या बनना है, अगर आपकी 12 साल 12 नहीं आप सब 24 के हो, आपको पूछ रहे क्या बनना है, आपका आंसर होगा कुछ को तो बीएससी नर्सिंग के 3rd ईयर में भी पता नहीं होता कि एम्स में भी जाते हैं हम लोग, होता है कि नहीं होता। तो ये डेडिकेशन चाहिए, और ऐसा बोल के सोते नहीं है। मुझे किसी हालत में, ऐसे मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, सर प्लीज हेल्प कर दो, प्लीज हेल्प कर दो, हमें कई बार दया आ जाती बहुत ज्यादा, हम उसको अच्छे से समझा के अच्छे से उसको गाइड करते हैं पर्सनली, फिर पता चलता है वो 24 घंटे में से 25 घंटे सो रहा है। फिर मन में आता है क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि जब इतनी सारी चीजें बताई उसको पता चले और सो रहा है, तो फिर दिल अंदर से दुखता भी है कि बेचारे किसी। और हमेशा एक बात और है, जो जितना ज्यादा फाइनेंशियली साउंड होता है वो कम पड़ता है, और जो जितना ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज में आता है वो ज्यादा पड़ता है। आप सभी लोग जो यहाँ कोचिंग कर रहे हो, मैं गारंटी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो अमीर लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन जो पैसे इधर उधर करके लाए हैं, या घर वालों ने बहुत खींच के दिए हैं, या टाइम बाउंड करके दिया है, वो लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो किसी के कहने से नहीं रुकेंगे, वो नहीं करेंगे टाइम वेस्ट, वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। कैसे टाइम बहाना चलेगा ही नहीं, सर मेरे तो ये हो गया, नहीं चलेगा बहाना। और जो लोग मौज करते हैं, आराम से रहते हैं, वो लोग कल पढ़ेंगे परसों, ये मन बेवकूफ बनाता रहेगा, हम बनते रहेंगे, फिर 1 साल बाद बोलेंगे अब क्या करें, तो आप वापस कोचिंग तो कर नहीं पाते। तो 1 साल का टाइम, जब आप कोचिंग करना है तो आपके पास में 1 साल का टाइम है, सारे एक्सक्यूज साइड में कर सकते हैं हम लोग, सारे, ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है जो आपकी कैरियर से ज्यादा जरूरी है, कोई भी नहीं है, गारंटी के साथ कह रहे हैं। हम चाहे तो ना पढ़े 1 साल, अब बाद में तुम पढ़ोगे ना तो पढ़ाई इतनी काम नहीं आएगी जितनी अभी आ रही, क्यों, अभी आप जो पढ़ रहे हो यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो आपका एक पढ़ाई 3 काम कर रही है, रिवीजन भी हो रहा है, साथ वाले कलीग्स भी पढ़ रहे हैं, तुम यहाँ जब पढ़ने आए थे तब नहीं पढ़ोगे, फिर जब तुम घर जाओगे कोचिंग करके फिर पढ़ोगे, वो काम ही नहीं आएगी, क्योंकि ना तो एनवायरमेंट पढ़ाई का है, ना क्लासमेट साथ में, ना कोचिंग है, ना आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पढ़ाई हो रही है, तो फिर फ्लो छूट जाता है। तो पढ़ाई कैरियर के लिए मतलब, सच में एक बात कही हुई है कि मिडिल क्लास परिवार में किसी की सरकारी जॉब लगने का मतलब है भगवान से भेंट होना, ये झूठ नहीं है। अब बहुत ज्यादा अमीर हो तो बात अलग है, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में सरकारी जॉब लगने का मतलब ये है कि आप ऑटो वाले से ऑटोग्राफ लेके आए हो। तो ये जॉब कैसे लगेगी, आपको 1 साल देना पड़ेगा, सारा टाइम हटाना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको। अब जब इतना बोलने के बाद भी तुम लोग नहीं पढ़ पा रहे हो, अब तुम मेहनत तो करो, हम लास्ट में अगर आप मेहनत करोगे ना तो लास्ट में हम आपको शॉर्ट कर देंगे सब कि ये पढ़ लो, हम शॉर्ट में बना के दे देंगे। हम तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि सिलेबस को लास्ट में क्रैश कोर्स चलाएंगे हम 40 दिन का 30 दिन का, उसमें आपको कितना सा नोट्स कैसे दे पूरी नर्सिंग का, उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम। लेकिन आप पूरा पढ़ोगे तब उसके ऊपर काम आएगा ना, आपको पीपीएस की डेफिनेशन नहीं पता होगी, हमें सलाह देंगे उसमें तो होगी नहीं पीपीएस की डेफिनेशन, उसमें तो कुछ और लिखा हुआ होगा, फिर कैसे करेंगे भाई। तुम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ पढ़ोगे ही नहीं, फिर हम उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे न्यू बैलार्ड स्केल में स्कार्फ साइन क्या होता है, तुमने न्यू बैलार्ड ही नाम नहीं पता, तुम्हें उसके पैरामीटर ही नहीं पता, तुम स्कार्फ साइन ही नहीं पढ़ोगे, तो हम तो सिर्फ इतना बोलेंगे स्कार्फ साइन है तो उसको हम बोलते हैं प्रीमेच्योरिटी पॉजिटिव है, तो तुम्हें पता तो होना चाहिए कि स्कार्फ होता क्या है। तो आप पहले पढ़ लो, रिवीजन कर लो, बाद में हम शॉर्ट करके याद करवाने की गारंटी हमारी बाद में, लेकिन एक बार दो बार कम से रिवीजन अच्छे से उसको कंटेस्ट तो कर लो। तुम नहीं कर रहे हो, ये टाइम चला जाएगा, बता रहा हूँ, करवा में आपको यहाँ भेजा है, ये टाइम वापस कभी नहीं आएगा। जिस समय आप कोचिंग करना है उस समय पढ़ाई नहीं की तो बाद में कभी नहीं कर पाओगे, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है इंक्लूडिंग मी, कोई भी नहीं है कि जब कोचिंग करना है तो पढ़ाई नहीं की बाद में और कोचिंग कर लेंगे, कोई नहीं कर पाया। इसके 2 रीजन है, मैं पहले भी बताया कि आधी कोचिंग अभी कर लिया, घर वालों ने अगर आपको छूट भी दे दी कि बेटा एक बैच और पढ़ ले, आप नहीं पढ़ पाओगे, पता क्यों,
क्योंकि आप जब आओगे ना घर से निकलोगे 2:30 बजे तो आप बोलोगे एक क्लास तो पीडिया की है, एक क्लास ओबीजी की है, ओबीजी वाली क्लास में ले रखी थी तो पीडिया वाली क्या करें, वो किसी से नोट्स लेके निकलेंगे। क्योंकि आपको क्या लगेगा, बोरिंग लगेगा, क्योंकि आपने आधा पढ़ रखा है। आप पूरी क्लास में नहीं बैठ पाओगे, पूरी क्लास में नहीं बैठ पाओगे तो एक क्लास से भी छूट गए। तो इसलिए एक बार करो कोचिंग और पूरी करो, एक बार करो लेकिन पूरी करो, बीच बीच में एब्सेंट छोड़ना करना ये मत करो, वापस नहीं कर पाओगे। और नेक्स्ट क्लास में तुम कैसे करोगे, जिस समय यहाँ ओबीसी चल रही है उसके साथ में पीडीए चल रही है, नेक्स्ट क्लास में जरूरी है कि ओबीसी के साथ पीडीए चले, कोई जरूरी नहीं है, तो टीचर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलेगा ना बेस्ट। तो फिर तुम्हारा तो रहेगा, जो चीज रहेगी वो रहेगी। वैसे ही फटा हुआ 70% याद रहता है, आपने पढ़ेगी तो फिर याद कैसे रहेगा। सीरियस रहो इसमें, इसको मजाक मत समझो। अगर बाई चांस इमरजेंसी हो गई, नहीं पढ़ पा रहे हो, घर जाना पड़ रहा है, ऑनलाइन लेके जाओ ना, रिक्वेस्ट करो सर, सर इतने दिन का मैं क्लास लाइव रूम क्लासरूम का ऑनलाइन दे दो, भाई पढ़ने के लिए पैर पड़ जाओ, बात जीते हो भगवान। और क्या है भाई, क्या हो गया, प्लीज दे दो सर, 15 दिन घर जाना पड़ रहा है, रिक्वेस्ट करो, नहीं देंगे हम जाके बोलेंगे सर प्लीज दे दो, सर दे देंगे, नहीं देंगे हम रिक्वेस्ट करेंगे जाके कि बच्चा पढ़ने वाला है आप दे दो, वापस आएगा वापस ले लेना आप आईडी, फिर आप क्लास में बैठ जाएंगे। लेकिन तुम खुद ही इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें पता चला कि पढ़ते नहीं है, पीपीएस की डेफिनेशन बता रहे हैं 28 वीक से बाद लेबर से पहले, फिर दिमाग घूमता है ना हमारा भी, पीपीएस एपीएस में बदल जाता है। ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं पढ़ता पढ़ता सोचता हूँ, जब शाम को पढ़ाई करने बैठता हूँ ना, मैं भी 1.5-2 घंटा तो पढ़ता ही पढ़ता हूँ, रोज कॉपी करता हूँ, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, अब क्रैश सोच रहे क्या किया जाए। क्योंकि देखो सीधा फंडा है, जब कोई टीचर पढ़ाता है तो कोई ना कोई बच्चे परेशान करने वाले होते हैं, कोई ना कोई तैयारी करने वाले परेशान करने वाले होते हैं, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो उसके लिए हम भी टेंशन लेना शुरू कर देते हैं कि इसको कैसे क्या समझाया जाए, इसको कैसे क्या बताया जाए, तो उसके लिए हम ही खुद नोट्स बना के भेजना शुरू कर देते हैं, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, इसको ये पढ़ लो, ये टॉपिक याद नहीं हो रहा है ऐसे कर लो। लेकिन हम तभी कर पाएंगे जब हमें लगेगा कि ये मेहनत कर रहा है, वरना हमसे होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। ऐसे खूब सारे बच्चे हैं जिनको हाथों से बना बना के दे रखे मैंने, इतना ही पढ़ लो बस, सिर्फ इतना सा। लेकिन वो कब, जब आप हमें दिखेगा कि आप मेहनत करते हो, हमें लगेगा इसका कोई मतलब ही नहीं है, हम डांट रहे हैं जैसे कोई सैलरी हमारे अकाउंट में आएगी, टाइम तो चला जाएगा, फिर क्या करोगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है बाप जी, पढ़ लो, ये टाइम सच में चला जाएगा। को क्या लगता है जिंदगी भर आपके घर वाले पढ़ने देंगे आपको, जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है भाई, एक टाइम के बाद बोलेंगे आप नहीं। तो लड़कियों के लिए तो बहुत बड़ा टास्क है, घर से आने के लिए भी 1000 जनों से परमिशन लेनी, भाई से, मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से, अगर वो परमिशन देते तो साइड वाले कितने दूर कहाँ भेज रहे हो, कैसे भेज रहे हो, क्यों यही हो जाती है आजकल, तो ऑनलाइन होता है, ऐसा होता है, बहुत बड़ा टास्क है। और पहले बोलते 6 महीने में आ जानी चाहिए वापस, 5 महीने में फोन आना शुरू हो जाता है, हुआ नहीं अभी सिलेबस, आप एक तो स्ट्रेस हो, मम्मी का फोन आ रहा है सिलेबस नहीं हुआ पूरा, एक वो सिलेबस के बाद मेरे को तो रिवीजन भी करना है, फिर एग्जाम जाते हो, उधर मम्मी का डायलॉग याद, उधर पापा का, उधर भाई का, यहाँ तक तो ठीक है भाभीियों के, वो फिर बहुत, हाँ हम तो घर संभाल रहे हैं, हम भी इन्हीं की एज के हैं, इनके आराम से घूम रहे हैं, पैसे भेज रहे हो, होता है नहीं होता, होता होगा कहीं ना कहीं, तो सच नहीं होता होगा, कहीं ना कहीं तो होता ही होगा, होता है ऐसा, कोई बहुत ज्यादा साउंड है फाइनेंशियली तो नहीं होता होगा, पर कितने भी फाइनेंशियली साउंड है, भाभी तो भाभी है, सीधी है कि नहीं है, हाँ है। अगर आपके भाभी है घर में तो बोलेगी हम भी तो नहीं किए हैं, हम तो सब कुछ जिम्मेदारी से संभालते हैं, घर में कोई भी जरूरत पड़ेगी भाभी तुरंत बोलेगी, उनको बुला लो ना, वो पढ़ रही है क्या, घर में आके पढ़ लेगी, क्या काम है, 2 घंटे सुबह काम, 2 घंटे शाम, दिन भर भी तो है। सब हमको कौन समझाए भाई, फ्लो टूटता है एनवायरमेंट, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, मम्मी पापा क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा, कितना जोर चलाएंगे, नहीं चलेगा, तो एक टाइम के बाद बोल देंगे बेटा घर रहकर पढ़ लो, हो गया आप, अब ये जो पढ़ाई कर लिया तो घर रहकर कर लो, तो प्लीज सुधर जाओ, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लापरवाही कर रहे हो, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप खुद पढ़ना नहीं चाहते, ये इनके इन प्रकार कुछ भी हो जाए पढ़ाई के साथ समझौता नहीं करना, चाहे कोई दोस्त नाराज हो जाए, चाहे दुश्मन नाराज हो जाए, चाहे कोई बुरा मान जाए, चाहे अच्छा मान जाए, प्रायोरिटी इज कैरियर, उसके लिए वॉरियर बनना पड़ेगा। पढ़ाई करने के लिए आप 1 घंटे पढ़ाई करो, आपको लगना चाहिए कि कब 2 घंटे हो गए, तब तो है स्टडी, नहीं फिर तो 1 घंटे पढ़ने बैठे 50 मिनट बाद फोन देख रहे हो, अभी तो घंटा हुआ नहीं, घड़ी धीरे चलती है पढ़ाई के टाइम, फिर मामला ऐसा ही होगा। प्लीज रिक्वेस्ट है, और नर्सिंग का सिलेबस सबसे छोटा सिलेबस है, पूरे आज तक के कंपटीशन में सबसे छोटा सिलेबस नर्सिंग का है। मैं उसमें ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, मैं ज्ञान नहीं दूँ तो भी चले, क्या जरूरत है, तुम सब बराबर, तुम खुद सोचते होंगे ज्ञान कहाँ देखिए, बच्चे तो नहीं, बच्चों को बताना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉलेज में पहली बार घर छोड़ते हो तो आप नहीं पढ़ते हो, पहली बार घर छोड़ते हो तो पढ़ाई नहीं करते हो, अब आपका ग्रेजुएशन हो चुका, किसी का पीजी हो चुका, किसी का डिप्लोमा जीने हो चुका, अब आप उस फेज से भी बाहर आ चुके हो, आपने 3-4 साल एंजॉय कर लिया, अब आप लाइफ की सबसे क्रिटिकल स्टेज में हो, अब इस स्टेज से या तो इस पार हो या इस पार हो, या तो अच्छे से मेहनत कर ली पूरी जिंदगी मौज करोगे, पूरी जिंदगी में नहीं उससे आगे भी, और या फिर अभी मौज कर ली, फिर होगा अनड्यूलेंट, एक होता है स्टेप लेडर, एक होता है अनड्यूलेंट, समझ आई, स्टेप लेडर का मतलब क्या होता है, फीवर बढ़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक दूसरा की डिजीज में फीवर कम होता है धीरे धीरे, उसको हम क्या बोलते हैं, अनड्यूलेंट फीवर, धीरे धीरे कम होता है, तो ये अनड्यूलेंट स्टेज रहेगी फिर यहाँ से, अपने को ग्रो करना है, आपके पास में सफलता आ भी गई, अभी आपने छोड़ दिया तो मेंटेन नहीं रहेगी, मेंटेन रखना जरूरी है, मिलना जरूरी नहीं है, जो आपके पास है उसको मेंटेन रखना। मैं तो ईमानदारी के साथ कहता हूँ, मुझे स्टार्टिंग में रिसर्च का आर भी नहीं पता था, तो आपको क्या लगता है आर नहीं पता तो मैं बैठ गया, मेरे रिसर्च सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं आ रहा था, जो चीज नहीं आ रही थी उसको मैंने बहुत अच्छे से 4-4 किताबों में से पढ़ी है, एक जो नर्सिंग का सब्जेक्ट पढ़ने में जोर आ रहा था मुझे, केस होता क्या है उसको मैंने पढ़ा है, कहीं से देखा है, कहीं से समझा है, क्वेश्चन किया है थ्योरी करके, अब कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, हाँ ये भी आता है, कुछ कुछ चीजें एक आधा नहीं आ रहा मुझे ऐसा, कुछ कुछ चीजें भी नर्सिंग देख कर दिया पॉइंट में थोड़ा सा डाउट है, तो उसको टेक्स्ट बुक में से देखते हैं, लिस्ट बना के चलते हैं क्या करना चाहिए, मैं चाहूँ तो बोल दूं क्या है, अपन तो खुद पढ़ा रहे हैं, अपना सब्जेक्ट है, खुद जान बूझ के सर को बोल रखा है अलग अलग सब्जेक्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो जरूर आएगा, लेकिन कल के दिन ये तो कह सकते हैं ना कि सारे सब्जेक्ट याद है, अपना रिवीजन हो गया इस बहाने से, स्टार्टिंग कुछ और सब्जेक्ट की, फिर कुछ और पढ़ाया, फिर कुछ और, ऐसा करते करते अब तो पूरा चेंज है।
चाहता सिर्फ एक ही पढ़ा देता। तो मैं ये ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आता है, इससे आपको लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा छोड़ देना चाहिए। इतने में से इतना तभी छांट पाओगे जब आपके पास में कंटेंट होगा। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आ जाता, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके पास में कुछ होता है, वरना आपका फॉरवर्ड ऑफ आइडिया पहले से अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कैसे डिलीवर कर पाओगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये टाइम निकल जाएगा, ये दिसंबर वापस नहीं आएगा जो अभी है वो, अगले साल दिसंबर में आप कोचिंग में नहीं रहेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। तो अगर जो टॉपिक छूट गया, अगर आपने सीरियस नहीं लिया तो फिर वो छूट जाएगा, फिर रट के याद करना पड़ेगा कैल्शियम सिंड्रोम क्या था, कितना याद आएगा प्री एक्लेम्सिया में, ये याद नहीं रहता, माइंड में नहीं होता, सीवियर में होता है, तो ये चीजें निकल जाती है। प्लीज रिक्वेस्ट है, रोजाना का कम से कम एक पेपर सॉल्व करो, कहीं से भी करो, मांग के लो किसी से, अपने कोई टेलीग्राम ग्रुप से लो, कहीं से कैसा भी पेपर हो सॉल्व करो, इससे आपको पता चलेगा पेपर कैसे बनते हैं। ये मत सोचो 100 में से 90 आ रहे हैं, बाद में जाए आ रहे, तो अपने को सॉल्व करना है। 5 तो नहीं आ रहे थे ना, वो तो याद हो गए, अब वो एक आ गया तो क्वेश्चन 5 में जो नहीं आ रहे तो उनमें से एक आ गया, आपकी जॉब लग गई। ऐसी तो लगती है जॉब, कोई भार वार नहीं आता जॉब लगने में। रोजाना जो क्वेश्चन गलत हुए उसके ऊपर आपने वापस आके क्या किया, अगर आपने उसके ऊपर टॉपिक को याद कर लिया आप आओगे सिलेक्शन नेक्स्ट पेपर में। लेकिन जो गलत हो रहे हैं उसके ऊपर हम काम ही नहीं कर रहे हैं, फकीर पेपर देने चले जाते हैं, इसका मतलब आप टाइम पास करने के लिए पेपर देते हो। जो क्वेश्चन गलत हुए उस टॉपिक की लिस्ट बनाओ, ये क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा लास्ट पेपर में, जिंदगी में गलत नहीं होना चाहिए, इसी को ही इंप्रूवमेंट बोलते हैं, इसी को अचीवमेंट बोलते हैं। नया थोड़ी है कि बस एक सम थोड़ी सीखता है, आप सीक्वेंस में सीखते हो, पहले दिन आप कोचिंग करना सीखते हो, कुछ नहीं आता है। तो इसलिए जब आपकी कोचिंग पूरी हो जाती है फिर एक बार एमसीक्यू निकालते हो, फिर एक बार सॉन्डर्स निकालते हो, मौसम निकालते हो, आपका कॉन्फिडेंस एक सीक्वेंस में बनता है। तो प्लीज जो नए बच्चे हैं उनको घबराना तो होता ही नहीं है कि पहले अपन नोट्स पढ़ेंगे, लोकल बुकें पढ़ेंगे, फिर एनक्लेस में जाएंगे, और पुराने वाले नोट्स हो चुके तो सिर्फ नोट्स में ही नहीं रहना है, एनक्लेस की तरफ मूव करना है। इस दौरान पढ़ने में कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछिए, इतना टीचर बैठा है, पूछिए, सबसे पूछिए, टाइम देंगे आपको, कैसे नहीं देंगे, सच में नहीं आ रहा समझ, आपके जेन्युइन डाउट है जो भी लेके जाइए आप, सर जो अपने सब्जेक्ट के टीचर उनसे पूछिए कि इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, सर नहीं हो रहा, टेक्स्ट बुक यूज करो आप, इससे टेक्स्ट बुक से आपके माइंड के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। हर सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक आपने घर पे रूम पे रखो, 4 जने साथ है तो एक को बोल देता हूं लिया पीडिया की बेसिक आती है रिंपल शर्मा, कम्युनिटी की सबसे अच्छी विवेक जैन है, अगर एमसीक्यू चाहिए तो एक भी क्वेश्चन बात से नहीं आ सकता, विवेक जैन है। एमएसएन की ब्रूनो सिद्धार्थ है, ओबीजी की डीसी दत्ता है ना, माइक्रोबायोलॉजी की ये कौन सी है, भावेजा हाँ, न्यूट्रिशन की भी, न्यूट्रिशन की शायद वही है, दोनों का सेम ही है शायद, न्यूट्रिशन माइक्रोबायोलॉजी दोनों के ऑथर सेम ही है ना। तो मेन तो यही है, तो फंडामेंटल में इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, फंडामेंटल में डे टू डे किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आता है क्या नहीं आता है, देखते रहो साथ साथ में। तो ऐसे करते करते आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चीजें सॉल्व हो जाएगी। प्लीज रिक्वेस्ट है, मुझे बहुत दया आती है आप लोगों पे, सच कहूं तो, कि जब मैं यहाँ क्लास में आके 15 मिनट क्वेश्चन पूछता हूँ आप आंसर नहीं देते हो, मुझे इतनी दया आती है कि इतना धीरे पढ़ाया, इतना अच्छे से पढ़ाया, उसके बाद भी याद नहीं है, मेरे को गुस्सा आता है, आग लगती है अंदर से, मन करता है चीर दो तुम लोगों को मुफ्त से। सच बताऊं, आप सोचते क्या है, पढ़े या नहीं पढ़े हमारी मर्जी, हमने तो फीस दे दी, बेवकूफों, हमारा मकसद है सिलेक्शन होना, आप चाहे मत चाहो, हम चाहते हैं आपका हो, हम जैसे पढ़े उसका सिलेक्शन नहीं हो, बुरा लगता है भाई, ऐसे कैसे नहीं हुआ, होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। आप पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ाई करो, उसके बाद में सिर्फ 1000 क्वेश्चन है, लेकिन वो 1000 तभी मिलेंगे जब आप अच्छे से पढ़ोगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हें बेसिक ही नहीं आता। अब बेसिक सवाल आ जाता है छोटा सा कि किसी पर्सन की ओटी होनी है, सारी एनपीओ कर देते हैं पेशेंट को, कौन सी ड्रग नहीं छोड़नी, रोकनी चाहिए, कोई जवाब ही नहीं दे रहा, और मैं 1000 बार बता चुका हूँ, गुस्सा आएगा नहीं आएगा, कौन सी ड्रग बंद नहीं कर, एनपीओ कर दिया लेकिन एक ऐसी ड्रग बंद नहीं कर सकते, उन्होंने बता दिया तुरंत, इसीलिए उसके नंबर टेस्ट में ज्यादा आ रहे हैं। क्यों? ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करती है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब थ्योरी पढ़ने के साथ साथ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती है। स्टूडेंट बंद नहीं कर सकते, चाहे पेशेंट एनपीओ है, चाहे एक घूंट पानी में तो देनी है, तो देनी है। क्यों? अगर किसी की कंटिन्यूस शॉर्ट चल रही है, रोटी होनी है, आपने बंद कर दी तो क्या हो जाएगा, एडिशन डिजीज हो जाएगा, एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो जाएगा ना, बेसिक फंडा है। तो स्टूडेंट बंद नहीं होती, चाहे पेशेंट एनपीओ है, 12 बजे रात को एनपीओ किया, सुबह 8 बजे सर्जरी है, तो सुबह 6 बजे वो देनी है तो देनी है। जनरली स्टूडेंट को भूखे पेट नहीं देते, बट उस टाइम मजबूरी है, दे सकते हो आप लोग, क्योंकि पेशेंट एनपीओ है। अगर वो बाई चांस टैबलेट नहीं दे पाओ तो उसका इंजेक्शन लगा दो सेम, लेकिन बंद नहीं कर सकते, सेम एमजी का इंजेक्शन लगा दो चाहे, क्योंकि वरना पेशेंट स्टेरॉइड डिपेंडेंट है, बंद। तो ये क्वेश्चन एक इतना सा क्वेश्चन अगर पेपर में कल के दिन बाई चांस नॉट सेट में आ जाए, तुम देखते रह जाओगे, अच्छा क्या देंगे क्या बंद नहीं करनी थी, एनपीओ है ना पेशेंट। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, यही से सिलेक्शन होता है, छोटी छोटी बातों से। तो आपको क्या क्या बड़ा क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं पढ़ाता है बिल्कुल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, छोटा सा हाइड्रोएमनियंस है तो बच्चे को कौन सा डिसऑर्डर उसकी हाइड्रोएमनियंस होगा, आया था इसोफेगल अल्टेरिया आया था नहीं, फिर भी लोग गलत करके आए, खुलेआम गलत करके आए, सर हाइड्रोएमनियंस का मीनिंग नहीं पता चला। अब मैं इतना चिल्ला कि हाइड्रो मतलब पानी, एमनियंस में एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है, निकल नहीं पाया तो कैविटी में ज्यादा रह गया, किसी उस समय माइंड नहीं चला। तो पहले ही दिन तुम गाड़ी की सीट पे बैठोगे, तुम चलाना नहीं सीखोगे, आपको ड्राइवर के पास, आपको जो मोटर ट्रेनर है वो पास में कितना ही पास बैठा है, वो बोलेगा सामने देखो, आप गियर की तरफ देखोगे, बाइक चलाओगे वो बोलेगा सामने देखा, आप नीचे देखोगे, लेकिन एक टाइम के बाद आप चलाना सीख जाते हो। तो पहले प्रैक्टिस कर लो ना, पहले क्वेश्चन निकाल लो, पहले एमसीक्यू वर्ड पेपर सॉल्व कर लो, जितनी गलतियां करनी है कर लो, पेपर में गलती नहीं होगी। कैसे माइनस कैसे कम करें, प्रैक्टिस ज्यादा करो, माइनस अपने आप गलत हो जाएंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद में सीधा नहीं, रेस्पिरेटरी का थ्योरी पढ़ा, आपके पास में जितनी भी बुक है सिर्फ रेस्पिरेटरी के एमसीक्यू निकालो, 1 2 3 4 5 जितनी भी कोई मिल जाए, बुक का नाम मत देखो, फाड़ दो पेज बुक के नाम का, अगर डाउट हो तो निकालो, फिर आपको क्वेश्चन आएगा रेस्पिरेटरी का, अपने आप ही गलत नहीं होगा। माइनस समझने का एक तरह का थ्योरी पढ़ के उसी चीज के एमसीक्यू निकाल लो, भाई ओबीजी पढ़ लिया आपने क्लास नोट्स, फिर जहां पर भी ओबीजी के क्वेश्चन है निकाल लो, किसी भी बुक में कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा पेपर में, पहले 10 गलत हो रहे थे 5 होंगे, ये हो गया माइनस सम, सारे के सारे तो नहीं बनेगा नहीं, और कितना भी नॉट सेट वाला नहीं बनेगा तो थ्योरी से बात तो आएगा नहीं, आज तक थ्योरी से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आया। या तो अगर नॉट सेट पेपर नहीं लेगा तो आपका एमसीक्यू से सिलेक्शन हो जाएगा, नॉट सेट पेपर लेगा तो आपका थ्योरी से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉट सेट खुद बनाता है क्वेश्चन, खुद बनाता है तो थ्योरी में से बनाएगा, और बाकी वाले कोई भी
किसी बुक में से देते हैं, तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपका काम हो जाएगा। देख लेना, आप कभी भी विश्वास नहीं हो तो आप देख लो, यूपीएमएस का पेपर देख लो, एनएचएम का पेपर देख लो, सीएचओ का पेपर देख लो और पुराने पेपर देख लो, 50-50 क्वेश्चन सेम है, 50-50 100 में से क्वेश्चन सेम है। फिर वापस आके बोलते हो ये क्वेश्चन मेरा पेपर सॉल्व किया हुआ होता ना तो मैं यहाँ सेलेक्ट होता, तो किया क्यों नहीं? चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं यहाँ से टीचर, जितने ज्यादा ओल्ड पेपर सॉल्व करो, किया क्यों नहीं? रोजाना का एक करो, 6 महीने में 180 दिन होते हैं, 180 तो पेपर भी नहीं होंगे आपके पास, आप खुद बोलोगे क्या करूं? और आप रोजाना का देखो कैसे नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस कहां रहेगा, आपको सब चीज आएगी, नई चीज भी जो समझ में नहीं आ रहा लेकिन पेपर सॉल्व करो, प्लीज रिक्वेस्ट है, आता जोड़िए बाप जी। क्यों रोजाना मेरे को बोलना पड़ रहा है? माइनर पीपीएस का मतलब है 1 लीटर से कम होता है, तो मेजर का मतलब है 1 से 2 लीटर, सीवियर का मतलब है 2 लीटर से ज्यादा। देखो आप अगर पढ़ाई करोगे तो हम कुछ भी करेंगे आपके लिए, क्योंकि हम लोग ना तो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और ना ही किसी लिए, कोई भी पर्सन 3 पी के लिए काम करता है, एक प्रॉफिट, एक प्लेजर और एक, प्रॉफिट को पैसे बोलते पावर। अगर आप पावर के लिए काम करोगे तो प्लेजर नहीं मिलेगा कभी, अगर आप प्रॉफिट के लिए काम करोगे तो भी प्लेजर नहीं मिलेगा, और अगर आप प्लेजर के लिए काम करोगे, खुश होकर कोई भी काम करोगे, खुशी के लिए करोगे तो तीनों चीजें मिलेगी। तो देखो अगर आप रो के पढ़ोगे तो पढ़ा हुआ याद नहीं होगा, तो ऐसे मान लो कि हम खुश नसीब है कि हमें नॉर सेट तैयारी करने का मौका मिला, बहुत सारे लोग बीएससी करने के बाद भी नहीं पढ़ पाते, बेचारों को जॉब कर रहे हैं, हम पढ़ने आए हैं, तो हमारा नॉर सेट नहीं होगा तो किसी न किसी स्टेट गवर्नमेंट में हो जाएगा, बट हो जाएगा, जिंदगी बन जाएगी। तो खुश होकर काम करो, देखना तुम्हें पैसा भी मिलेगा, तुम्हें पावर भी मिलेगा, तुम्हें खुशी भी मिलेगी। लाइफ का अल्टीमेट पर्पज हैप्पीनेस है, पैसा वैसा नहीं है, जो काम करना अच्छा लगे वो करना पड़ता है और करो, इतना ज्ञान देना भी सही नहीं है, क्यों देना पड़ता है इतना ज्ञान, आगे बढ़ो है। बताइए पता प्राइमरी पीपीएच, ऐसा पीपीएच वो पहले 24 घंटे में होता है उसको क्या बोलते हैं? ऐसा पीपीएच 24 घंटे के बाद और 7 दिन से पहले होता है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पीपीएच। क्या बोलते हैं? पहले हेडिंग लगाओ प्राइमरी पीपीएच फटाफट। प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज एटॉनिक यूट्रस, एटॉनिक 80% फीमेल में पीपीएच का कॉज एटॉनिक यूट्रस होता है, जितने भी पीपीएच की फीमेल है उनमें से 80% पीपीएच एटॉनिक यूट्रस की वजह से होता है ना, लिखो विद इन 24 आवर बर्थ, और उसमें भी 24 आवर में भी पहले 2 घंटे वेरी क्रूशियल होता है 24 में, लेकिन उसमें भी सबसे डेंजरस टाइम कौन सा होता है? पहले 2 घंटे। ये 2 टाइप का होता है, प्राइमरी पीपीएच भी 2 टाइप का होता है, कल ही बताया था, थर्ड स्टेज पीपीएच बेबी की डिलीवरी के बाद बट प्लेसेंटा एक्सपल्सन से पहले, और दूसरा होता है ट्रू पीपीएच जो प्लेसेंटा एक्सपल्सन के बाद लेकिन 24 घंटे से, याद रखना डेफिनेशन, वरना इमीडिएट अर्ली रिमोट हो जाएगा फिर वापस। उस दिन वाला परक्यूरियम का क्वेश्चन गलत हुआ था तुम लोगों का, 70 नंबर ला रहे हो बेवकूफ, आने चाहिए 90 100, है ना विष्णु? बिल्कुल नहीं हूँ, नहीं पढ़ाई की ना तो देख लेना। और आप जब भी तैयारी कर रहे हो तो कोई आपकी तारीफ कर देना कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, ये आपके लिए 1 नंबर का नुकसान हो गया है, पहले बता रहा हूँ, 1 नंबर का नुकसान हो गया है, क्योंकि ओरिजिनल जो कॉम्प्लीमेंट है वो पेपर का रिजल्ट देता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, तारीफों में बह जाते हैं कि तू बहुत इंटेलिजेंट है, तेरे को पढ़ने की क्या जरूरत, इस चक्कर में वो उस दिन पढ़ता नहीं है, और उस दिन जिसने पढ़ लिया उसका 1 नंबर ज्यादा ही आएगा। इसीलिए जब तक आपका सिलेक्शन एकदम जस्टिफाई रिजल्ट नहीं आ जाता, ऑथेंटिफाई नहीं हो जाता, तब तक ये नहीं मानना कि नहीं लोग कह रहे हैं इंटेलिजेंट है तो मैं इंटेलिजेंट हूं, नहीं, रिजल्ट से बताना, जवान से नहीं बताना, कभी भी एक्शन से ही बताना सही रहता है। पहले लोग 1000 बात करेंगे, ये पढ़ने नहीं गए हैं, ये घूमने गए हैं, आप सिलेक्शन नहीं होता ना, आप बाई चांस 4 महीने में एक बार कहीं घूमने चले गए, मेहरानगढ़ फोर्ट से फोटो आपने इंस्टा पे अपलोड कर दिया, आपके जो भी नोन है, आपके रिश्तेदार है, फुआ जी फूफा जी जो भी है वो आपके बारे में इतनी नेगेटिव कमेंट है, देखो ये कहां पढ़ रहे हैं, ये तो घूमने गए हैं, ये तो ऐसे हैं, वो देखो देखो घूम रहे हैं, घर से दूर पैसे उड़ा रहे हैं, और जो सिलेक्शन होगा उनकी खुद की, मैंने कहा था ना तेरा होगा। तो इसीलिए या तो पहले अपलोड करो मत, और करो तो उनको बोलने का परवाह मत करो, आपको बताया मैं सही हूँ तो किसी को इग्नोर करो, बस सीधा फंडा है, या अपलोड मत करो, पहले सिलेक्शन होते ही बैंड कर दो एक साथ, एक रील यहाँ की, एक कहीं और की, एक कहीं और की, सब कर दो फिर प्लीज, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आगे बढ़े। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एटॉनिक यूट्रस, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? और जब हमारा पहली पहली बार सिलेक्शन होता है ना तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, सोशल मीडिया पे पोस्ट जरूर करते हैं, करना भी चाहिए, मैंने भी ऐसे ही किया था, 1 किया 2 किया 3 किया, उसके बाद में भाई ऐसी ऐसी गालियां सुनी, मेरे कहीं पर भी इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे कहीं पर भी नर्सिंग से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड एक भी पोस्ट नहीं है। इससे पता चल गया मुझे कि लोग आपसे कोई खुश नहीं है, रियलिटी यही है, ये रियलिटी है, कोई खुश नहीं। आपको लगता है ना कि हमारे सिलेक्शन होगा लोगों को खुशी होगी ना, इसीलिए अपने परिवार का सोचो, पढ़ाई करो, खुश होंगे, ये रियलिटी है। जब कई बार क्या होता है, तो एक ही पेपर होता है नॉर्थ सेट का, हमारे टाइम ऐसा नहीं था, कभी भुवनेश्वर ले रहा है, कभी दिल्ली ले रहा है, कभी जोधपुर ले रहा है, कभी कोई ले रहा है, कभी 800 पोस्ट, पोस्ट भी 4000 नहीं होती थी, तुम्हारे जैसे आती है ना 2000, तुम बहुत लकी हो कि 2000 पोस्ट आती है, 2000 पोस्ट आने का मतलब 1900 लड़के लड़कियां फ्री में सेलेक्ट हो रहे हैं,
हमारे टाइम में तुम होते तो पता चलता तुम्हें 100 पोस्ट में कैसे सिलेक्शन करें। और वो लड़का लड़की जिसका पहले पेपर में सिलेक्शन हो गया है, नेक्स्ट वैकेंसी आई, पहले आई थी भुवनेश्वर की, अब आई है माना कि भोपाल की, उसे हम फॉर्म भरेंगे, 100 में से 50 तो वो खा जाएंगे सीटें, पीछे हमारे 50 बची। अब 50 में है ना, इतना टिपिकल है, बताना ऑल इंडिया 50 रैंक वाला कितना मुश्किल है। अब तो तुम लकी हो, तुम्हारे लिए कभी 2000 सीटें आती है, कभी 1500 आती है, कभी 3000 आती है, पहले हमारे टाइम नहीं आती थी। 100, 150, 200, 250, 300 मैक्सिमम, हर एक अलग अलग पेपर, बच्चे कॉमन पेपर देने वाले, तो जिसका फिक्स सिलेक्शन। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, हमने पेपर देने स्टार्ट किया, रिजल्ट नहीं आया 6 महीने तक, पेपर हो गए 10-15, जुलाई में रिजल्ट आने शुरू हुए भयंकर, एक दिन रिजल्ट आया, अच्छी रैंक लगी, लोगों ने लगाया स्टेटस, मेरे को टैग करके, मैं बहुत खुश, मैंने कर दिया शेयर, हाँ भाई आई एम सिलेक्टेड इतने इतनी रैंक से। 2-4 दिन फिर रिजल्ट आते तो लाइन हो गया, 6 महीने बाद आए, 2 किए, 3 किए, चौथे, 5वें, छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10 के बाद तो जो गालियां सुनी है ना मैंने बोल दिया कोई रिजल्ट शेयर नहीं करेगा, नाम ही नहीं बताएगा कोई, चुपचाप हुआ ही नहीं। ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि जब आपके सिलेक्शन होते हैं ना, लोग इतने बैठे होते हैं, सीट खराब कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसे हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा बोलेंगे, उनको रियलिटी नहीं पता होगी, पहले के दे रखे हैं सारे पेपर। लेकिन इसीलिए अपने परिवार के अलावा किसी को बताना ही नहीं है मैं तैयारी करने जा रहा हूँ, मैं कितना पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बस ठीक है, हाँ दे रहे हैं, होगा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो ठीक है, किसी से कमिटमेंट नहीं करना ज्यादा। कोई घर पे एक दिन मिलने आया, अपना इंप्रेशन जमाने के लिए बुके बताइए, ये मेरी सॉन्डस, ये मेरी मॉस्बी, ये मेरी लिपिनकोट, ये मेरी ओमेगा, ये मेरी एनक्लेक्स पीएन, ये मेरी आरएन, ये मेरा वो, ये मेरा वो, और इसमें सैलरी 1 लाख रुपए है, अगले पेपर में मिलता है, ऐसे किसी को नहीं बताना। बस जब तक रिजल्ट नहीं आए, ऑफर लेटर आए ना, फिर टिकाओ पब्लिश, नाम सिर्फ नाम, और या सैलरी आए तो वो जरूर स्टेटस लगाओ, योर अकाउंट क्रेडिट एक्स 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 एक्स, वो जरूर लगाओ। ये सच बताऊं, बाकी सब झूठ है, सच में झूठ है, मजाक क्या कर रहा हूं, बाकी सब झूठ। सेकेंडरी पीपीएस का मोस्ट कॉमन कॉज है रिटेल पार्ट ऑफ, इसीलिए प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने जो भी प्लान है, अपनी प्राइवेट लाइफ है, अपनी पर्सनल लाइफ है, उसको एकदम, अपनी मनी पावर है तो सब कुछ पर्सनल रखना चाहिए, ठीक रहता है मेरे हिसाब से। अपनी पर्सनल लाइफ का पता उसे ही होना चाहिए जिससे आपको मतलब है, हर किसी को पर्सनल लाइफ भी शेयर नहीं करना चाहिए, ये सच है। हाँ, जिससे आपको मतलब है उसको नहीं बताया, उसको चीटिंग बोलते हैं, जिससे मतलब है उसको पता होना चाहिए, जिससे मतलब नहीं है आम दुनिया को हर चीज अपनी क्यों शेयर करनी। मेरी लाइफ है, मैं मर्जी जैसे जो, किसी को चीट नहीं करता तब तक ओके, बस। हो गया, लिख लिया आपने, नेक्स्ट। आज हम एपीएच पढ़ लेंगे, फिर पॉली एटोमियस भी पढ़ लेंगे, ऑलिगो भी पढ़ लेंगे, तो बड़ी बड़ी डिजीज सारी हो जाएगी, फिर छोटे इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी बचेगी, एपिथेलियम बचेगा, पेरिनियल टियर बचेगा, बाकी बचेंगे खूब सारे, बट बड़ी बड़ी डिजीज खत्म हो जाएगी फिर। आगे बढ़ो, प्राइमरी। अब आते हैं प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज के बारे में पढ़ते हैं, कॉज क्या हो सकता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी पोस्टमार्टम हेमरेज इज एटॉनिक यूट्रस। अगर ऑप्शन में नहीं हो तो हम क्या बोल सकते हैं, और भी खूब सारे कॉज है, अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए, सीधा डायरेक्ट पोस्टमार्टम हेमरेज प्राइमरी वगैरह कुछ नहीं हो, सेकंड कॉज क्या है, ट्रॉमा, सेकंड कॉज क्या है, तो इस पे ऐसे लिखोगे, सेकंड कॉज ऑफ पीपीएच, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज, और स्पेशली सेकेंडरी पीपीएच का बोल दे तो रिटेन पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। हम पढ़ रहे हैं पोस्टमार्टम हेमरेज के कॉज, तो एटोनिक यूट्रस भी है, रिटेन पार्ट भी है, ट्रॉमा भी है, ज्यादा ऑक्सीटोसिन दोगे तो यूट्रस और कॉन्ट्रैक्ट होगा, ड्रग्स भी है, किसी को पीटी गड़बड़ है, एपीटीटी गड़बड़ है, आईएनआर मिस्टेक है, ब्लीडिंग कम, टाइम कम है, प्लेटलेट कम है, भाई कोगुलेशन फेलियर, कोगुलोपैथी, किसी को हिमोफीलिया की कोई पेशेंट है तो क्या नहीं हो सकती ब्लीडिंग, तो कोगुलोपैथी भी हो सकती है। नॉर्मल पीटी कितना होता है, 10 से 12, 12.4 तक है ना, 10 से लेकर 12.4 सेकंड तक, 10 से 12 ही मानते हैं। ये कब है, जब हम लोगों का कुछ चल नहीं रहा है ड्रग, लेकिन अगर पीटी किससे बिगड़ता है, वॉर्फेरिन या एफेरिन, तो जब वॉर्फेरिन चले तो होना चाहिए 20 से 30 नॉर्मल है, नहीं 20 से कम है तो कम माना जाता है, डोज बढ़ानी पड़ेगी वॉर्फेरिन की, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा, नॉर्मल होता है 10 से 12 सेकंड, लेकिन अगर जब वॉर्फेरिन चलती है तो नॉर्मल कितना है, उसको बोलते हैं थेराप्यूटिक वॉर्फेरिन, थेराप्यूटिक पीटी, थेराप्यूटिक पीटी का मतलब जब वॉर्फेरिन चल रही है। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए किसी का 32 है तो क्या करोगे, वॉर्फेरिन कम करेंगे, किसी का क्वेश्चन आ जाए 17 है, 15 है तो क्या करोगे, ये नॉर्मल से तो ज्यादा है बट एक्चुअल में कम है, समझ में आ रही। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हम्म, सिर्फ पीपीएच का सेकंड कॉज ट्रॉमा है, पीपीएच का फर्स्ट कॉज हो गया क्या, एटॉनिक यूट्रस, सेकंड कॉज पीपीएच प्लान, प्राइमरी सेकेंडरी कुछ नहीं है तब, पीपीएच का पहला कॉज एटॉनिक यूट्रस, दूसरा ट्रॉमा, समझ में आया। अगर पूछ ले प्राइमरी पीपीएच का मेन कॉज एटॉनिक यूट्रस, सेकेंडरी पीपीएच का मेन कॉज, समझ आ गया। आगे बढ़े, लिख लिया ना, पीपीएच के क्या क्या रिस्क, किस किस फीमेल को पीपीएच हो सकता है, कोई बताएगा मुझे, ऐसी कोई भी फीमेल जिसने ज्यादा बच्चों को जन्म दिया है, इसका मतलब उसका यूट्रस ज्यादा बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ है,
ज्यादा बार बच्चों को जन्म दिया, इसका मतलब यूट्रस की टोन कम हो चुकी है। एक तो माना कि एग्जांपल के लिए ग्रेविटा 3 है बट पैरा 1 है, 3 बार प्रेग्नेंट हुई लेकिन वाइबिलिटी पीरियड एक बार क्रॉस किया, उसका रिस्क कम है। एक कोई फीमेल है G3 और P3 है, इसका मतलब पैरा 3 है, उसने वाइबिलिटी पीरियड को ज्यादा कम, मतलब जितने बार ज्यादा बच्चों को कोई फीमेल जन्म देगी उसमें ही पीपीएच के चांसेस ज्यादा रहे। एक तो ये हो गया। एक ऑलरेडी एनीमिया है, एक किसी को ब्लड एब्नॉर्मलिटी है ना, एक किसी को मल्टीपल प्रेगनेंसी है। मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर यूट्रस ज्यादा स्ट्रेच होगा कम, यूट्रस बड़ा किसमें होता है, ओलिगोहाइड्रोमियस में या पॉलीहाइड्रोमियस में, या कोई प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटी, एब्रोसियो प्लेसेंटा की फीमेल है, प्लेसेंटा प्रीविया की फीमेल है, तो नहीं हो सकता पीपीएच। हो सकता है ना, उस टाइम डिलीवरी के टाइम पे हो सकता है, थर्ड स्टेज में पीपीएच हो सकता है, या एक प्लेसेंट मॉर्बिड अडलेंट प्लेसेंटा। क्या मॉर्बिड का मतलब होता है बीमार, अडलेंट का मतलब होता है चिपकना। प्लेसेंटा गलत तरीके से चिपक जाती है, उसको बोलते हैं मॉर्बिड अडलेंट। ये 3 टाइप का होता है, एक्रिटा, इनक्रिटा, परक्रिटा। प्लेसेंटा एक्रिटा, प्लेसेंटा इनक्रिटा। एक्रिटा का मतलब एंडोमेट्रियम को क्रॉस किया है, इनक्रिटा का मतलब मायोमेट्रियम तक पहुंची है, परक्रिटा का मतलब सीरस लेयर तक। ये तीनों एब्नॉर्मल है देखा जाए तो इसमें भी क्या है, ज्यादा चिपक गई तो ज्यादा चिपक गई तो थर्ड स्टेज में अपने को मेनोली निकालनी पड़ेगी, और मेनोली निकालनी पड़ेगी, नहीं निकली तो हमें स्टेक्टोमी करनी पड़ेगी। इसका मतलब कुल मिला के एक्रिटा, इनक्रिटा, परक्रिटा में पीपीएच के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और एपीएच में भी पीपीएच होने का चांसेस रहता है, ग्रैंड मल्टीपेरा में भी रहता है, पॉलीहाइड्रोमियस में भी रहता है। अगर बेबी बड़ा है, अगर बेबी बड़ा है, बेबी बड़ा है तो बेबी के एक्सेल आउट होने में दिक्कत होगी, तो उसकी वजह से क्या पेरिनियल टीयर नहीं हो सकता, क्या लीजन हो सकता है कोई। इसका मतलब नॉर्मल फीमेल के कंपैरिजन में अगर मैक्रोसोमिया है, मैक्रोसोमिया का मतलब क्या होता है, लार्ज बेबी है, बड़ा है। डायबिटिक मदर में बेबी छोटा होता है, बड़ा बड़ा होता है। डायबिटिक मदर में बेबी लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, क्या बोलते हैं इसको, मोर देन 90 परसेंटाइल। अगर आपके पास में 10 रुपए से ज्यादा है, 90 रुपए से कम है, उसको बोलते हैं बराबर है। 10 से कम है स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, 90 से ज्यादा है लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, 10 से 90 एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज। प्रेगनेंसी में अगर मदर को डायबिटीज है तो बेबी LFJ होगा, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, एज के अकॉर्डिंग बड़ा होगा। लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज का एक्चुअल मीनिंग होता है जितने वीक पे जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, वीक के अकॉर्डिंग वजन का ज्यादा होना LFGA कहलाता है। समझ में आई बात, कि 37 वीक पे 2.5 से 3.5 किलो होना चाहिए था लेकिन 4.5 किलो है, तो ज्यादा हो गया ना, है? तो मतलब 37 वीक पे 2.5 केजी होना चाहिए, 2 किलो ही है, तो क्या बोलोगे, LSFGA, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, है ना। तो इसमें बेबी अगर बड़ा है तो भी पीपीएच होगा, पॉलीहाइड्रोमियस है तो भी होगा, प्लेसेंटा प्रीविया है, ब्रूक्सियो है, मॉर्बिड अडलेंट है, ग्रैंड मल्टीपेरा है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है, फोर्सेप यूज किया, वैक्यूम डिलीवरी है, एपिसियोटोमी में टीयर गलत लग गया या टीयर का कॉम्प्लिकेशन हो गया, हेड बड़ा है, तो ये रिस्क फैक्टर है। एनीमिया ऑलरेडी तो थोड़ी सी ब्लीडिंग भी उसके लिए तो पीपीएच काम कर देगी, मतलब तो चली जाएगी शॉप में। तो क्या क्या हो सकता है, ग्रैंड मल्टीपेरा, मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से यूट्रस ओवर डिस्टेंस, पॉलीहाइड्रोमियस या लार्ज बेबी, या ब्लड भरा हुआ है, इसीलिए बोलते हैं थर्ड स्टेज में यूरिनरी कैथेटर लगाना जरूरी है, क्योंकि ब्लड भरा हुआ रहेगा तो यूट्रस को कंप्रेस करेगा तो ब्लीडिंग होने के चांसेस। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, थर्ड स्टेज में यूट्रस एक साइड है, इसका क्या मतलब समझते हो आप, इसका मतलब यह है कि ब्लडर को खाली करो, भाई ब्लडर जस्ट आगे होता है, यूट्रस पीछे होता है, ब्लडर खाली करोगे तो यूट्रस सेंटर में आ जाएगा, है ना। तो थर्ड स्टेज में ब्लडर खाली करना जरूरी है, पीपी थर्ड स्टेज के मैनेजमेंट में कैथेटर लगाना जरूरी है, हम पढ़ेंगे यहाँ। किसी को एनीमिया है, लेबर नॉर्मल टाइम से लंबा चल गया है, 18 घंटे से ज्यादा लंबा लेबर चल जाए, लेबर की पहली दोनों स्टेज मोर देन 18 आवर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग लेबर। और ऐसा लेबर पहली दोनों स्टेज 3 घंटे में खत्म हो जाए, इसको बोलते हैं राजधानी लेबर, सुपर फास्ट लेबर। तो जब सुपर फास्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो सीधी बात है ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा, तो जल्दी हो जाना भी रिस्क, लेट हो जाना भी रिस्क, बेबी बड़ा होना भी रिस्क, एमनोटिक फ्लूइड ज्यादा होना भी रिस्क, पॉलीहाइड्रोमियस भी रिस्क, ग्रैंड मल्टीपेरा भी रिस्क, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी भी रिस्क, और ऑलरेडी एनीमिया है तो भी रिस्क। मतलब इनको हाई रिस्क में मानते हैं। आपने एनेस्थीसिया दिया तो टॉनिसिटी चली जाती है ना भाई, एनेस्थीसिया से टॉन जाता है, ये तो हमें पता ही है, तो हो सकता है उसका भी रिस्क फैक्टर हो। आपने ऑक्सीटोसिन से लेबर इंडक्ट करवाया, हो सकता है ऑक्सीटोसिन ज्यादा दे दिया हो तो यूट्रस हाइपर स्टिमुलेशन हो जाएगा, टेकी सिस्टोल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, है ना। तो उसकी भी डोज डिसाइड होनी चाहिए। यूट्रस के अंदर कोई फाइब्रॉइड है, बिनाइन ट्यूमर ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड फाइब्रॉइड, बिनाइन ट्यूमर होता है उसको क्या बोलते हैं, फाइब्रॉइड। तो ट्यूमर है तो ट्यूमर रप्चर हो गया तो ब्लीड कर सकता है, तो ये रिस्क फैक्टर है। तो ऐसी कोई भी फीमेल में ऑलरेडी दिक्कत है तो उसको घर पे डिलीवरी नहीं करवाना। रिस्क फैक्टर का मतलब है ऐसी कोई फीमेल है तो उसको अवॉइड करना चाहिए होम डिलीवरी, उसको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाना चाहिए। ये आपके ज्ञान के लिए है कि इस फीमेल को हाई रिस्क मानना है कि भाई देखो डिलीवरी तो बेबी की हो जाएगी, ब्लड नहीं रुका तो क्या करेंगे, इसलिए प्लीज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाओ, उसमें फायदा है। फर्स्ट पीरियड का मतलब है लेबर विद इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर लेबर का हो जाना। प्रोलॉन्ग का मतलब है 18 आवर्स से ज्यादा लगना लेबर की दोनों स्टेज, फर्स्ट और सेकंड दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज 18 आवर्स से ज्यादा होती है तो होता है प्रोलॉन्ग, लेस देन 3 आवर होती है। वो अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर चाय पीने गया गया तब तक तो सर्विस 1 सेंटीमीटर डायलेटेशन थी, चाय पिया, खाना खाया, वापस आया, तब तक तो बेबी कर रहा है। फिर तो फिर क्या हो गया, हाँ तो ऐसे करता है। एक्सेसिव क्राइंग इज अ गुड साइन ऑफ द न्यूबॉर्न, है ना। इसका मतलब लंग्स एक्सपेंड हो रहा है, लंग्स जितना ज्यादा एक्सपेंड होगा उतना ही बच्चा रेस्पिरेशन के एफर्ट शानदार होंगे। अबगार में रेस्पिरेशन रेट चेक नहीं करते, रेस्पिरेटरी एफर्ट चेक करते हैं, और अबगार का सबसे क्रिटिकल पैरामीटर पल्स रेट होता है ना। आगे बढ़ेंगे, मतलब ये पॉइंट तो समझ में आ गया ना, इसको रटने का नहीं, रिस्क फैक्टर सिर्फ समझने का ना, कि ये फीमेल ऑलरेडी कंप्लेन करती है, मतलब उनको ऑलरेडी ये दिक्कत है, तो फिर या फिर ऐसा होता है तो उसको थोड़ा रिस्क ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रेगनेंसी। अब क्या होता है कि कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी लेबर रूम में ड्यूटी लगती है, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में तो लगती ही लगती है, वहां तो आपको पूरा 1 साल लगता है लेबर रूम में, है ना। और एम्स में तो भाई प्रॉपर
डिलीवरी करवानी पड़ती है, करवानी पड़ती है आपको, है ना? ऐसे बोलते हैं, अब स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हमें तो बिल्कुल डिलीवरी ऐसे, हाँ तो लेकिन वो बेबी बेबी का पूरा केयर तो आपको करना पड़ता है, ऐसा वो बता रहे थे स्टूडेंट को, कुछ बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, अच्छे से एक्सपोज हो जाता है इनका क्लिनिकल। तो प्राइवेट कॉलेज में तो लेबर का पता ही नहीं होता कुछ भी, बीस पूरी हो जाती है। केस सीट बनाओ, एक बड़ी सी सीट आती है, रजिस्टर आता है बड़े पेज वाला, बड़े पुट्ठे वाला केस, वो क्या बोलते हैं जो पेज उसका बहुत बड़ा होगा, कितनी सिजेरियन करवाई 10, कितनी एपिड्यूटोमी 10। अब कुछ लोग उसकी कॉपी करने के चक्कर में भूल जाते हैं प्रेग्नेंट हुई थी 2024 में, डिलीवरी हुई 2023 में। ऐसा होता है, गलतियां हुई होगी आपसे भी, और उनको भी पता है इसने नहीं निकालने में गलती कर दी कि 23/7/2023 को हुई है ये एलएमपी है, तो 7 और 9 16 अप्रैल 2023 को डिलीवरी हो गई, 24 करना था, वो गलतियां कर देते हैं। होता है ना, केस सीट ऐसे ही भरते हो तुम लोग, हमने भी भरी थी ऐसे, हमने भी ऐसे ही भरा था, और मैंने खुद तो दूसरों को भर लेना, बट मैं देख मैंने चेक की, मैंने कहा सही हो जानी चाहिए, वरना भाई इज्जत चली जाएगी कि कैसे कैसे लोग हैं। इसलिए प्लेसेंटा की कोई दिक्कत हो तो भी रिस्क फैक्टर में आता है, मोरबिड एडेंट, एक्विटा इनक्विटा पर प्लेसेंटा एक्विटा प्लेसेंटा इनक्विटा प्लेसेंटा पर हम पढ़ चुके हैं तीनों, तो इससे भी क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर ऑफ पीपीएच। तो हमने कॉलेज टाइम में हम सब ऐसे ही करते हैं। अब आप कोई नए नहीं हो, हाँ ये थोड़े बहुत ही थोड़ा वीआईपी कॉलेजों से पढ़ रखे होते हैं, इनका थोड़ा मामला डेंजर रहता है, तो प्राइवेट वाले सब एक जैसे ही है, सबका एक ही है, इसलिए घबराना नहीं है। कुछ कुछ बोल रहे होंगे हमने अच्छे से पढ़ाई की, फिर भी तुम्हें नॉर्थ देना है, तुम्हें कितनी भी अच्छी देना क्या है, लेकिन ये तुम्हारे लिए इजी है क्योंकि तुम्हें 5 नंबर पहले से ज्यादा आएंगे, क्योंकि तुमने पढ़ते समय फोकस रखा था, तो फायदा तो मिलता है। अच्छी पढ़ाई की है आपने एकेडमिक में, परसेंटेज कितने बने उसका कोई बेनिफिट नहीं है एकेडमिक में, 90 बनाया कोई काम के नहीं, 80 बनाया टॉप किया है, सिल्वर मिला है, गोल्ड मिला, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो यहाँ पर जो पेपर देते टाइम, तो आपका बेनिफिट है। ये हो गया। अब आता है ट्रॉमा की वजह से पेरिनियल टीयर हो जाए ड्यूरिंग डिलीवरी, है तो ट्रॉमा इन द जेनिटल ट्रैक्ट या तो सर्विक्स में या वजाइना में पेरिनियम कहीं पर भी, या तो एपिजियोटोमी या अपने आप हो जाए लेसरेशन कुछ भी, तो 80% एटोनिक यूट्रस का कॉज, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या था, ट्रॉमा था ना, तो ये हो गया ट्रॉमा। भाई पीपीएच का फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज क्या था, और दूसरा क्या है, ट्रॉमा। अब ब्लड नापे कैसे, भाई ब्लड लॉस हो रहा है एक तरफ तो फीमेल का पीपीएच में, अब इतना किसके पास टाइम है कि ब्लड के जग भरे वहां बैठ गए, किसी के पास टाइम, भयंकर ब्लड लॉस हो रहा है। आप आइडिया एस्टिमेट लगा सकते हो, एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगा सकते हो, कैसे लगाएंगे उसका भी एक फॉर्मूला है, बस उससे आइडिया लग जाता है। उससे क्यों लगाते हैं आइडिया, ताकि वापस ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे ना जल्दी से जल्दी, एक आइडिया लग जाता है तो थोड़ा सीवियरिटी का पता चलता है, भाई हाँ ठीक है। मैं चाहता हूँ पीपीएच भी हो जाए, पोलियो वाली को भी हो जाए, फिर घड़ी बहुत तेज चलती है, या मैं बातें ज्यादा कर लिया आज ज्ञान ज्यादा दे दिया ना, बट वो ज्ञान मेरे से रोका नहीं जाता, वो एक जने का गुस्सा सब पे निकल जाता है, तुम पढ़ते नहीं हो, पूछता हूँ तो एक जने से, फिर तुमने इसलिए पढ़ लिया करो, मैं बताऊंगा तुम बोलोगे नहीं, मैं खुश हो जाऊंगा। एक जने से मैं इसको बोलते हैं, अब वो पढ़ोगे रिसर्च के अंदर सैम्पलिंग, है ना, एक के आधार पे सबको मत आको सर ये गलत है, हम पढ़ के आए हैं, ठीक अच्छी बात है, आए हो तो आगे बढ़े। अब आता है एस्टिमेट ब्लड लॉस, देखो 2-3 तरीके हैं, क्या है सर सर कर बेवकूफ लिखना था, कुछ लिखना ही नहीं था, इसमें लिखना सर्विक्स वजाना या यूट्रस में से कहीं पर भी टीयर हो जाना, बस ये ग्राम लिखना जरूरी है, एज आर एम एच हेड कहाँ जरूरी है, सर्विक्स वजाना या यूट्रस में से कहीं पर भी टीयर की वजह से ब्लीडिंग होना, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच, खत्म। आए बड़े लिखने वाले एज आर इन्वॉल्व यूजुअली द सर्विक्स पैरायूरेथ्रल रीजन एंड रेयरली, क्या रेयरली, ऑब्वियसली लिटरली लिखो सीधा है। अब आता है एस्टिमेटिंग ब्लड, देखो बाई चांस आए या नहीं आए, बट हमारी जिम्मेदारी है बताना। एक तो ये छोटा सा 30 ml किसको बोलेंगे, 120 ml किसको बोलेंगे, 500 ml किसको बोलेंगे, ये लिख लो कि इतना हो तो इसको इतना बोलेंगे, इतना हो तो इतना बोलेंगे। पेड सेचुरेशन वाला मैंने बता दिया क्या आपको, नहीं बताया ना, वो ब्लॉक किया, मैं बताना चाहिए था, मैं भूल गया। मेंस्ट्रुएशन पेड वाला, मेंस्ट्रुएशन ब्लड कितना लॉस हुआ उसका पता लगाने के लिए भी एक होता है, उसका मैं भी बता देता हूँ, कोई ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कितना ब्लड लॉस हो रहा है उसका आइडिया लगा। 120 ml, ये सेरम किसको बोलते हैं, शायद टॉवल को बोलते हैं ना, या किसको, लुंगी को, ऐसा किसी को टॉवल ऐसा कुछ, मतलब बड़ा कपड़े को बोलते हैं, मतलब इतना पता है, वो पूरा भीग जाए, ऐसे ब्लड गिरा होता है उसको पूरा भीग गया, ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं, बड़ा कपड़ा है कोई जो भी है, वो पूरा अगर सॉफ्ट हो जाए तो कितना ब्लड लॉस है, 500 है। ये कभी आया नहीं है पेपर में अभी तक, पेपर में एक चीज आ चुकी है, वो है इसको बोलते नीचे वाले ना, क्या है ये बताने, आइडल, हाँ बेडशीट होगी, लिनन भी लगभग 300 से। कुछ लोग बोलते सर ऐसे क्या वैसे करो, पढ़ना पड़ता है, मैं क्या करूं, मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में होती तो कुदरत का लिखा हुआ काटता, तुम्हारे हिस्से में आए बुरे दिन कोई और काटता। आगे रहने दो, अरे आप दिल पे ले लेते हो, नहीं होता अच्छा वेल विशिंग वाला शेर था, बट रहने दो रे, पॉजिटिव शेर था। हाँ हाँ रहने दो ना, आगे बढ़े। अब इधर आओ, ये भी मत पढ़ना, ये भी मत पढ़ना, ये तीनों याद रखना,
जरूरी। अगर किडनी ट्रे जितना ब्लड लॉस हुआ, अगर पूरी बेड शीट सॉलिड हो गई, बेड शीट सॉलिड होने के बाद में, सॉलिड होने के बाद में फ्लोर पे चला गया, तो अरे ये रियलिटी है। आपको क्या लगता है मजाक थोड़ी, रियलिटी ऐसा होता है, पीपीएस में डेथ ऐसी होती है। माँ का जीवन इस दुनिया में सबसे दुर्लभ जीवन है, लगता ही है सबको, दुनिया को, लड़कों को लगता है ना क्या है क्या नहीं है भाई, जीवन दान है। जितनी बार किसी बच्चे को जन्म देती है उतनी बार भी लाइफ लाइन है, उतनी बार भी लाइफ लाइन है। ये फीमेल की लाइफ ही अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। अभी एक चल रहा है पता है, एक कोर्ट में किसी ने पिटीशन लगाई है, वो कभी होगी कि नहीं होगी पास मुझे नहीं लगता, बट एक लगाई है कि लड़कियों को महीने में ना सब छुट्टियां मिलती है, उससे कम से कम साल में 50 छुट्टी एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए, महीने में 4 छुट्टी के हिसाब से। ऐसा मतलब पिटीशन लगाई है कि 4 छुट्टी महीने में एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे 8 ऑफ मिलते हैं ना तो 12 ऑफ मिलने चाहिए, किसी ने ये बात लगाई है। तो मतलब कुछ कुछ वकील होते हैं दोनों साइड से होते हैं, उसने बोला ऐसा क्यों होना चाहिए, तो उसने कहा ब्लड लॉस होता हो, पेट दर्द होता हो, तकलीफ होता हो, भयंकर इरिटेशन होता हो, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स नाम सुने होगा आपने, किसी को उस समय कितना इरिटेशन हो रहा है, फिर उसी कंसंट्रेशन की ड्यूटी करना है जिसमें आप मेंटल हेल्थी हो, पॉसिबल नहीं है। कहना वो सबका मेंटल साइकिल हेल्थी थोड़ी होता है, नहीं होता, पेन होता है, इरिटेशन होता है, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ बिगड़ता है, सब कुछ। तो प्लीज 4 छुट्टी एक्स्ट्रा ऐसा लगाया पिटीशन, अब उसका क्या रिजल्ट आएगा नहीं पता। ये तीनों बातें लिखी लिखी तीनों। नीचे वाला ये है, ब्लड स्पिल टू द फ्लोर, बेडशीट प्लस फ्लोर लिखना है ना, सिर्फ फ्लोर मत, हालांकि बेडशीट के बाद ही फ्लोर आता है वैसे तो, बट ये क्वेश्चन नॉर्थ सेट में आया, नॉर्थ सेट नहीं हमारे टाइम आया था, नॉर्थ सेट हमारे टाइम नहीं था, जब हम जोधपुर का पेपर दिया था तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन आया था कि ये सेम बोर्ड था, हमने छोड़ा था, हम आइडिया कैसे लगाए कि कितना ब्लड लॉस हुआ, मैंने कहा ये कौन सा क्वेश्चन हम बाहर आके सब ये कौन पूछता है, लेकिन जब हमने बुकें देखी तो उसमें ऑलरेडी आया हुआ था, इसलिए बोलते हैं कई बार टेक्स्ट बुक पढ़ने से फ्री का नंबर मिल जाता है, और नॉर्थ सेट में तैयारी करने वाला टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ना, क्योंकि वो सीधा बुक में से उठा लेते हैं सीधा ही। हाँ मैं कहता हूँ कोचिंग का अपना रोल है, बट टेक्स्ट बुक और कुछ टीचर होते हैं यूज करते हैं अच्छे से टेक्स्ट बुक भी अच्छे से, हम तो देखते रहते हैं भाई, वो जमाना गया एक बुक में से क्वेश्चन आते हैं ना, ये 2-3 बुकें पढ़ते हो आप, वो टाइम नॉर्थ सेट में तो गया। इसलिए आप नहीं करो, आप हमारे नोट्स पढ़ोगे फिर अपनी किसी बुक देखना, आपको ऐसा लगेगा हमने सब कुछ पढ़ लिया, और फिर आप क्वेश्चन नहीं मिलाओगे, एक आधा क्वेश्चन बुक का शायद नहीं मिलेगा लेकिन थ्योरी की चीज मिस नहीं पाओगे आप कोई भी, तो इसलिए जरूरी चीजें होती है। ये क्वेश्चन आया था सीधे ही। हाँ मैं जल्दबाजी में 1500 बोल दिया होगा, 2000 ही, मैंने जल्दबाजी में 1500 500 1000 और 2 ऐसे बोलना चाह रहा था, मैंने 1500 नहीं बोला था, मुझे तो याद नहीं है कितना होगा, ये बच्चों ने लिखा भी है, नहीं हो सकता है बोल दिया होगा, गलती होगी बाबूजी, बट राइट आंसर ये नहीं, बाई चांस ऐसे बोलते बोलते निकल गया होगा, 500 1000 और 2000 ऐसे बोला था, तो बट वो कह रहे हैं पता नहीं गलतियां हो जाती है, इंसान है, मैं खुद भाई ह्यूमन बीइंग, गलती हो सकती है, बट मुझे ऐसा पता है 2 होता है, आया समझ में, गलती मत, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, आपसे भी होती है, सबसे होती है, हो गई होगी। मेंस्ट्रुएशन ब्लड कितना लॉस हुआ इसका निकालने का, इसको बोलते हैं पेट के आधार पे, किसके आधार पे, सैचुरेशन पेट के आधार पे। एक होती है स्लाइट ब्लीडिंग, क्या होती है, एक होती है लाइट ब्लीडिंग, क्या होती है, एक होती है मॉडरेट, मॉडरेट, एक हैवी, सलमान है SLMH एक्सेस, 5 टाइप की होती है। सीधा क्वेश्चन आएगा स्लाइट ब्लीडिंग किसको बोलते हैं, एक फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा है तो स्लाइट ब्लीडिंग की डेफिनेशन क्या है, पहले तो ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए, ये सीक्वेंस याद है तो सब याद है, एक एक लाइन छोड़ के लिखना, तो मेरे साथ लिख लोगे तो मिस्टेक हो जाएगा, एस लिखो एक लाइन छोड़ दो, स्लाइट बहुत कम, फिर लाइट उससे थोड़ी ज्यादा, फिर मॉडरेट, माइल्ड नहीं होता है ना, इसमें माइल्ड नहीं होता, लिख दिए 5, SLMHE, SLMH, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है ऐसा बोलते हैं कि वो 15 सेंटीमीटर का होता है, कितने का होता है, कितने सेंटीमीटर का होता है, ऐसा जो उसका जो पेड़ का जो डायमीटर होता है, कोई ऑल ओवर लेंथ कितनी होती है उसकी, 15 सेंटीमीटर, कितनी होती है 15 सेंटीमीटर। अगर किसी पर्सन में ये पेड़ लेस देन 2.5 सेंटीमीटर है, कितना, ब्लड सॉलिड कितना 2.5 सेंटीमीटर, मतलब कितना इंच होता है, अगर सिर्फ लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच से कम है, कितने घंटे में, 1 घंटे में, उसको कौन सी ब्लीडिंग बोलते हैं, 1 घंटे में, सबका 1 घंटे याद रखना, लास्ट वाले को छोड़ के बस 1 घंटा पिक्स माइंड में सेव करना, लास्ट वाले को भूल जाओगे, SLMH सब में 1 घंटा आंसर है, 1 घंटे में पेड़ शॉक हो जाता है 1 इंच या उससे कम, इससे ज्यादा नहीं, तो उसको कौन सी ब्लीडिंग बोलते हैं, अगर ये पेड़ 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा बट 10 सेंटीमीटर तक, 1 इंच से लेके 4 इंच, कितना, 1 इंच से लेके 4 इंच, कितने घंटे में, तो क्या बोलेंगे, लाइट ब्लीडिंग, क्या बोलेंगे, अगर ये पेड़ 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बट 15 सेंटीमीटर से कम, पूरा पेड़ कितने सेंटीमीटर का होता है, 15 का, तो मतलब पूरा नहीं है, पूरे से कम बट 10 से ज्यादा, कितने घंटे में, तो उसको क्या बोलेंगे, मॉडरेट ब्लीडिंग बोलते हैं,
डॉक्टर पूछे ना ब्लीडिंग कैसे क्या हो रही है, तो आप इस वेट के आधार पे आंसर दिया, वेट के आधार पे फिर वो पेशेंट होता है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं किसके आधार पे आपको बताना है। फिर आता है हैवी। हैवी का मतलब होता है, मैं लिख रहा हूँ मोर देन 15 सेंटीमीटर। क्या मैं ऐसे लिख देता हूँ फुल पेड सेचुरेशन, क्योंकि पेड कितने का बताया मैंने, ये लेंथ कितनी है, तो मैं मोर देन 15 सेंटीमीटर को ऐसे लिख सकता हूँ फुल पेड सॉक। यस और नो? कितने घंटे में? अब सब में 1 घंटा आंसर है, बैठ रहा है। समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले 2.5 इंच 2.5 सेंटीमीटर तक, फिर 2.5 से 10, फिर 10 से 15, फिर मोर देन 15 या कुल, क्योंकि होता है 15 का ईयर लेंथ, तो मोर देन 15 घंटे में। अब एक्सेस में क्या होगा, ये लाइन सेम रहेगी 15 से ज्यादा या फुल सॉक्ड बट विद इन 15 मिनट। तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग बोलते हैं उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग बोलते हैं। बस ये थोड़ा इन दोनों में, तो क्वेश्चन इन दोनों में से आने के चांसेस है। डिफरेंस बिटवीन हैवी ब्लीडिंग एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर 1 घंटे में पूरा पेट सॉक हो रहा है तो उसको बोलते हैं हैवी, 15 मिनट में ही सॉक हो जाता है एक्सेस। ठीक है, याद रहेगा। 2.5 फिर 2.5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 और 15 वाला 2 है, 1 घंटे वाला 15 मिनट वाला। याद आ जाएगा। मैं सोचा था मैंने लॉक किया, बता दिया, भूल गया कोई बात नहीं, बता दो। कोई किसी टॉपिक से रिलेशन तो है नहीं, कहीं पर भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कोई फीमेल है जिसको पीपीएच हुआ, इसको मिटा दिया, इसको लिख लिया सबने, इसको बॉक्स में बंद कर लो, है ना। ऐसे यूज कर, किसी में भी यूज कर सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग में, किसी का एबॉर्शन हुआ उसके बाद भी ब्लीड हो, किसी मतलब ब्लीड में पता करने के लिए कैसी क्या ब्लीड हो रही है। ठीक है, अब किसी फीमेल को पीपीएच हुआ है, कितना ब्लड लॉस हुआ है ये कैसे पता करें, क्योंकि हम माप तो सकते नहीं, मीजर तो कर सकते नहीं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से पता करते हैं। मिटा दो, सबने लिख दिया। देखो, पढ़ाने से पहले आपको बेसिक आना जरूरी है। एचसीटी किसको बोलते हैं? हेमेटोक्रेट को बोलते हैं पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। हेमेटोक्रेट को पीसीवी बोलते हैं। हेमेटोक्रेट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इतना बता दो। हमारे 100 ml ब्लड में कितनी आरबीसी है उसी को एचसीटी बोलते हैं। तो 100 ml में कितनी है, इसका मतलब परसेंटेज में आंसर आएगा। 100 ml में 40 है तो 40%, 30 है तो 30, 50 है तो 50, 60 है तो 60, 20 है तो 20। तो एनीमिया की डेफिनेशन क्या है? अच्छा एक बताओ, एक बात बताओ, प्लेटलेट कम हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटो। डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटो। आरबीसी कम हो जाती है उसको एनीमिया क्या बोलते हैं? डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ नो आरबीसी। आरबीसी नहीं तो हीमोग्लोबिन नहीं, आरबीसी नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं है, आरबीसी तो कैसे एक्सचेंज करवाती है, तो हीमोग्लोबिन नहीं है। तो आरबीसी कम हो जाना उसकी वजह से, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाना उसकी वजह से, हेमोग्लोबिन कम हो गया उसकी वजह से, हीमोग्लोबिन कम हो गया, उसी को बोलते हैं एनीमिया। तो मैं ये बोल दूं कि हमारे 100 ml ब्लड में कितनी आरबीसी है उसी को हेमोग्लोबिन बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि हेमोग्लोबिन लगभग 35 से 45 के बीच में होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। 48 तक भी होता है नॉर्मल, ऐसा मानते हैं 35 से। और ऐसा भी आपने पढ़ा है हमारी बॉडी में 3 ब्लड सेल होती है, एक होती है प्लेटलेट, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी। मोस्ट कॉमन ब्लड सेल इज, जो कि सबसे ज्यादा यही होती है, लगभग 4.5 लाख से लेकर 6.5 मतलब 4.5 क्यूबिक से 6.5 तक। प्लेटलेट से कम सबसे रेयर कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी, 4 से 10,000 होती है टोटल ब्लड में। इसका मतलब ये हुआ हमारे 100 ml ब्लड में आरबीसी होनी चाहिए 35 से 45 ग्राम। कितनी? 100 ml में। और आपको पता है ग्राम को परसेंटेज बोलते हैं, तो नॉर्मल हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 35 से 45 के बीच में। किसमें? 100 ml ब्लड में आरबीसी जितनी है उसी को हेमोग्लोबिन बोलते हैं। मतलब इतना मान लो, हेमोग्लोबिन का मतलब आरबीसी, परसेंटेज का मतलब इन 100 ml, 100 ml टोटल फ्लूइड में जितनी आरबीसी है उसी को हेमोग्लोबिन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा खून का रंग लाल किसकी वजह से होता है? आरबीसी की वजह से। ये बात भी आपको पता है। तो एक बात बताओ, ये 100 ml पानी है, इस एक 100 ml पानी के अंदर 30 आरबीसी है, एक में 50 है, तो गाढ़ा ज्यादा कौन सा होगा? कंसंट्रेटेड 50 वाला होगा कि नहीं होगा? भाई एक में 30 है, एक में 50 है, एक में 1 लीटर में 3 नींबू है, एक में 1 लीटर में 5 नींबू है, गाढ़ा ज्यादा कौन सा होगा, मीठा कौन सा होगा? वो खट्टा, मतलब जो भी नींबू का टेस्ट किससे आएगा? 5 वाले से। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जितनी ज्यादा आरबीसी होती है उतना ही ब्लड गाढ़ा होता है, उतना ही ब्लड, उसको पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है उसको एनीमिया बोलते हैं। तो पॉलीसाइथीमिया और एनीमिया दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एनीमिया में खून पतला हो जाता है, तो पॉलीसाइथीमिया में खून, इसका मतलब पॉलीसाइथीमिया में किसका रिस्क बढ़ जाता है? थ्रोम्बोसिस का। किसका? अब देखना टॉपिक तक पहुंचते हैं अपन घूमते घूमते। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि 100 ml ब्लड में नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड हेमेटोक्रेट। क्या सही है? इज कॉल्ड हेमेटोक्रेट। 100 ml ब्लड, टोटल 100 ml का पैकेट है, ब्लड है, उसमें जितनी आरबीसी है उसी को हेमेटोक्रेट परसेंटेज लिख दो। तो एनीमिया की डेफिनेशन ये है, हेमेटोक्रेट कम हो जाना। तो फीमेल को ब्लड लॉस होता है तो क्या आरबीसी का लॉस नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। फीमेल को जब ब्लड लॉस होता है तो हेमेटोक्रेट कम हो जाता है। हेमेटोक्रेट, हीमोग्लोबिन कम होता है कि नहीं होता? तो हम क्या चेक करेंगे, एक फीमेल है, जब उसका ब्लीडिंग हुआ था उससे पहले की सीबीसी, उसमें हेमोग्लोबिन कितना था, और ब्लीडिंग के जस्ट बाद का ब्लड सैंपल उसकी सीबीसी, उसमें हेमोग्लोबिन कितना है। समझ में आ रही? इससे आइडिया लग जाएगा कितना ब्लड लॉस हुआ है। एक फॉर्मूले में इसको फिट कर देंगे, बिफोर ब्लीडिंग हेमोग्लोबिन
आफ्टर ब्लीडिंग हेमेटोक्रेट इसको एक फॉर्मूले में फिट कर देंगे कि पहले इसका 45 था, अब इसका 35 है, तो बताओ कितना ब्लड लॉस हुआ, उसको एक फॉर्मूला होता है उसके अंदर फिट कर देंगे। उसके लिए एक चीज और चाहिए, कम से कम हमें पता तो होना चाहिए कि पूरी फीमेल में पूरा ब्लड कितना है, उसका भी हमें पता होना चाहिए। उसका पता होने के लिए हम ऐसा पढ़ते हैं कि लगभग लगभग 75 ml पर केजी ब्लड होता है एडल्ट में। फीमेल एडल्ट में कितना होता है, 1 किलो की तो 75 ml होता है, 100 किलो की होती है तो 7.5 लीटर ब्लड होता है, 50 की होती है तो 3.5 लीटर ब्लड होता है टोटल, मतलब 75 ml पर केजी ब्लड होता है, ऐसा लिखा हुआ है। उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड ब्लड वॉल्यूम, ईबीवी। तो तीन चीजें होनी चाहिए हमारे पास, हम निकाल लेंगे। क्या क्या होनी चाहिए, ब्लीडिंग से पहले का हेमेटोक्रेट होना चाहिए, ब्लीडिंग के बाद का हेमेटोक्रेट होना चाहिए, दो है हमारे पास। ये कहां से आएगा, सीबीसी से आएगा भाई। पहले तो मरीज जब भर्ती हुई थी तब की सीबीसी पड़ी है, अभी हमारे पास की सीबीसी पड़ी है, और एवरेज हम निकाल लेंगे मरीज का वजन कितना है, तो उसको वजन को 75 से गुणा करेंगे तो टोटल ब्लड वॉल्यूम आ जाएगा, उसको फॉर्मूला में फिट करेंगे, हम बता देंगे इतना ब्लड लॉस हुआ, इसका 1 लीटर हुआ, 1.5 लीटर हुआ, 2 लीटर हुआ, जो भी हुआ, क्योंकि माफ तो सकते नहीं, तो इससे हमें पता चल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, इसको फॉर्मूले में फिट कर देते। अब इस टॉपिक को क्लोज करके मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर किसी को हेमरेज होता है तो हेमेटोक्रेट कम होता है, सुन लेना अच्छे से। अगर किसी को ब्लीडिंग होता है, डायरेक्ट ब्लड लॉस होता है, तो हेमेटोक्रेट कम होता है, लेकिन अगर किसी को डायरिया वोमिटिंग फ्लूइड लॉस होता है तो हेमेटोक्रेट बढ़ता है। बर्न में क्या होता है, हेमेटोक्रेट बढ़ता है, इसीलिए बर्न में फ्लूइड देते हैं बैंक ऑफ पार्कलैंड फार्मूले के अकॉर्डिंग 4 ml पर केजी इनटू पीपीएस है, क्योंकि बर्न के अंदर ब्लड गाढ़ा हो जाता है, पानी पानी लॉस हुआ है बर्न में, चाहे फ्लूइड कहीं से हुआ हो, हीमोग्लोबिन थोड़ी हुआ लॉस, हेमेटोक्रेट लॉस नहीं हुआ। तो हमें डायरिया वोमिटिंग होता है तो सिर्फ बॉडी से पानी का लॉस होता है, आरबीसी का नहीं होता। डायरिया हुआ या वोमिटिंग हुई उससे सिर्फ पानी का लॉस हुआ है, तो बॉडी में पानी कम हुआ है, ब्लड में पानी कम हुआ है, तो हेमेटोक्रेट बढ़ा है। समझ में आ रही, तो अगर किसी को हेमरेज होता है तो हेमेटोक्रेट कम होता है, अगर किसी को फ्लूइड लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो उसको हेमेटोक्रेट बढ़ता है। हेमेटोक्रेट सुन लेना चाहिए, बर्न में बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है। डेंगू में बढ़ता है स्टार्टिंग में, जब तक ब्लीडिंग नहीं होता तब तक हेमेटोक्रेट बढ़ता है, डेंगू में भी जब तक डायरिया वोमिटिंग होती है तो हेमेटोक्रेट बढ़ता है, ब्लीडिंग होती है तो कम होता है। याद रहेगी दोनों बातें। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं, तो पहले तो हमें क्या निकालना, एस्टिमेटेड ब्लड वॉल्यूम निकालना आना चाहिए। एस्टिमेटेड ब्लड वॉल्यूम कैसे निकालोगे, किसी पेशेंट का टोटल वजन कितना है, 75 ml कितना ब्लड होता है 75, तो अगर किसी का 60 किलो वजन है तो 60 × 75 कर दो, अगर किसी का वजन 50 किलो है तो 50 × 75 कर दो, टोटल ब्लड आ जाएगा। ईबीवी का मतलब है एस्टिमेटेड ब्लड वॉल्यूम, एवरेज ब्लड है कितना इसकी बॉडी में, हम निकाले कैसे भाई, कि बोल दिया कि पेपर में 90 नंबर आए, पता होना चाहिए कितने में से आए, तब तो आइडिया लगाओगे कि नंबर अच्छे है बुरे हैं, 400 में से 90 आए, 100 में से 90 आए, तो एस्टिमेटेड पता होना चाहिए ना, तो एस्टिमेटेड ब्लड वॉल्यूम निकालना आना चाहिए। ईबीवी का मतलब है एस्टिमेटेड ब्लड वॉल्यूम। ऐसा बोलते हैं कि फीमेल में लगभग 75 ml पर केजी होता है, तो आप लिखोगे वजन है माना कि 60 किलो, तो 60 × 75, ये पूरी बॉडी का ब्लड है, ये इसका टोटल ब्लड है, तो हमें टोटल ब्लड निकाल देंगे कितना लॉस हुआ। फॉर्मूला बताता हूं एक, तो एस्टिमेटेड ब्लड वॉल्यूम कैसे निकालते हैं पता चल गया, केजी को पर केजी ऑफ एमएल ब्लड से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। न्यूबॉर्न में होता है 80 ml पर केजी, न्यूबॉर्न में कितना होता है, वैसे अपने अडल्ट में भी मान सकते हैं, बट ऐसा फॉर्मूले में बोला है कि 75 ही मानना है, बाकी हमारा अडल्ट में 70 to 80 के बीच में रेंज होती है, 70 to 80 रेंज होती है। ये समझ में आ गया। अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, बताऊं, फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला जैसे मैं लिखूं वैसे लिखना, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आया। हम निकालना क्या है, एबीएल, व्हाट इज एबीएल, एवरेज ब्लड लॉस, क्या निकालना है, कितना ब्लड लॉस हुआ है, सुन लेना, फिर बोलोगे मैथ वीक है प्लीज, तो क्या निकालना भाई, एवरेज ब्लड लॉस निकालना है, तो हम लिखेंगे एवरेज ब्लड लॉस। कैसे निकालना, देखो वापस जाओ, एवरेज ब्लड लॉस निकालने का फॉर्मूला है कितना ब्लड है, हमारे पास कितना ब्लड है वो हमने निकाल लिया, तो हम लिखो यहाँ पर, कहाँ गया, इधर गया बेवकूफ, ये आ गया एस्टिमेटेड ब्लड वॉल्यूम, कर दिया। अब मैंने क्या चीज बताई थी, दो, आई का मतलब है इनिशियल, आई का मतलब क्या है, इनिशियल का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग से पहले का हेमेटोक्रेट ज्यादा ही होगा, ब्लीडिंग से पहले तो जब मरीज को कोई दिक्कत ही नहीं था, ब्लीडिंग नहीं हुआ था, ज्यादा ही होगा, और एफ का मतलब आफ्टर, तो इसका फॉर्मूला जैसे लिखो ऐसे, कैसे ऐसे, एच सी टी आई माइनस एस सी टी एफ बट्टा एस सी टी आई, जो आंसर आएगा ना तो उसको इससे क्या कर लोगे, कुछ नहीं लिखा होता मेडिकल मैथ में उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ नहीं लिखा होता तो क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को लिखो, आई का मतलब क्या था, एफ का मतलब क्या है, फाइनल, फाइनल एसिटी मतलब आफ्टर इंसिडेंट, जो भी इवेंट हुआ, ब्लीडिंग हुआ उसके बाद का एसिटी, तो इससे क्या निकल जाएगा, एवरेज ब्लड लॉस। समझ में नहीं आ रहा क्या, नहीं आ रहा, अब एक क्वेश्चन डालो, एक फीमेल है जिसका वजन 60 किलो है, उसका पहले एसिटी 45 था, अब एसिटी 30 है, जिसका आंसर आ जाए ना प्लीज बताना मत, पूरा पहले सुन लो, मैं अच्छे से बताऊंगा, जिसका आंसर आ जाए वो बोलना मत, क्योंकि बाकी वालों को डिस्टर्बेंस होता है, कोई जल्दी कर लेता है, कोई लेट करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर सबमिट होने तक आपका आंसर हो जाना चाहिए, जल्दी करने से कोई बेनिफिट नहीं होता। सुन लो आप क्वेश्चन, एक फीमेल है जिसका वजन 60 किलो है, वो हमारे हॉस्पिटल में आई है, उसका ब्लीडिंग से पहले एसिटी 45 था, ब्लीडिंग के बाद एसिटी 30 है, तो बताओ उसको एवरेज कितना ब्लड लॉस हुआ है, चुपचाप, मैं कॉपी चेक कर लूंगा अपने आप आके, और कॉपी में करना है, पहले
पहले था 45, फिर हो गया 30। चुपचाप अपनी कॉपी में रखना है। जो मैथ में स्ट्रांग होते हैं वो बिना कॉपी के भी तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें वो ऐसे पॉइंट्स चेस कैसे चलती है माइंड में कि ये चाल खेलेगा तो मैं ऐसी चाल खेलूंगा, वो है चुपचाप। और 1 मिनट का ही है। कितना आंसर है? पहले कितना था? बाद में मैंने 30 बोला शायद, मैंने बाद में 30 बोला ना। पहले 45 फिर 30, पहले 45 ब्रीडिंग के बाद में 30, प्लीज 30 30। अब आप क्या करोगे? चुप रहना है। हाँ सही है, सही आ रहा है उसमें भी। चुपचाप करो, मैं देखता हूँ। फॉर्मूला लिखा हुआ है ना ऊपर सामने, मुझे क्यों पूछ रहे हो? चुपचाप जो भी करो जल्दी करो। पहले था 45, फिर हो गया 30। मैं बताना कहाँ हुआ? 18 क्या किया आपने? कहाँ है? कहाँ है सर? कितना है? ठीक। हाँ सर। सर। हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड। अभी टाइम लगा है, टाइम लग रहा है अभी, ऐसे टाइम लग रहा है सर। हेलो, कुछ कॉपी बताना। अरे पता है, फिर भी देखना जरूरी है। कितना क्यों किया, सीधा हो जाता। चुप रहो। हाँ जी, कैसे नहीं है, सुनो इधर ध्यान दो। पहले कितना था, बाद में कितना है? पहले कितना था, और टोटल ब्लड कितना है? इससे माइनस करो, आंसर कितना आया? इंटू कितना, कितना आंसर बचा? 1500। हाँ। हम्म। कितना? क्या? जोर से बोलो। गलत। ऐसे कैसे हो रहा है? कहाँ है कॉपी, कहाँ है? देखो पहले कितना था? 45, बाद में कितना? 30। पहले कितना था? इंटू 4500, 15 बट्टा इंटू 45 से 15, 3 आया। कहाँ है? कितना है? 1500। विष्णु कितना? सर बताओ। कैसे कैसे? इधर आओ देखो, ये कितना था पहले, बाद में पहले कितना, इंटू क्या है? 45 में से 30 गए 15 बट्टा 45 इंटू 4500, 100। आपका आया? ये से हम इधर देखो, क्यों नहीं आया आंसर? मैम आपके आपका, आपके आपका हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ, बताना कितना हुआ? ये 45 30 बट्टा 45 इंटू 45 कौन करेगा? ये बोल, ये इंटू कौन करेगा? इधर लो। सब जने मैथ में इतने कैसे हो? ये देखो सीधा ही हो रहा है इजीली। हाँ सर सर सर, आ गया, वेरी गुड मैम, हो गया। हो गया आपके? नहीं हुआ? वाह वेरी गुड, आपके भी नहीं हुआ? क्या कर रहे हो तुम लोग सभी? फॉर्मूला 45 माइनस 30 बट्टा 45 इंटू 4500, ये तो फॉर्मूला है। 15 बट्टा 45 इंटू 4500, ये गया 3, 15 इंटू 3 1500। हो गया? तो तुम्हारे भी नहीं हुआ? सच में नहीं हुआ? क्या किया करना, मेरे सामने करना। ए चुप रहो। क्या है 7 इंटू करेंगे, 10th क्लास नहीं पढ़ी क्या? इंटू, ये तो आंसर आने के बाद करोगे ना जो भी करोगे। तो इसमें लिखोगे 15 बट्टा 45 इंटू 4500, 100। कहाँ है? क्या कर रहे हो तुम? हाँ इधर देखो, ये पहले कितना था, फिर इंटू, इंटू 45 होगा ना, एक भी है तो 45 माइनस 30 15 बटा 45 इंटू 4500, कितना हुआ? 100। 100 इंटू 15, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब इंटेलिजेंट है, महानुभव है सब। फॉर्मूला क्या है? एस सी टी आई माइनस एस सी टी एफ बटा एस सी टी आई इंटू ईबीबी, यही है। तो 45 लिख दिया, माइनस 30 लिख दिया, बटा 45 लिख दिया, जो भी आंसर आएगा उसको एक्स 15 बटा 45 इंटू 4500। वेरी गुड, आपका क्या है? 1500 हुआ आपके? वेरी गुड, हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब तो मैथ में क्या दिक्कत थी इसमें? इसमें क्या दिक्कत थी? मैं चाहे ईबीबी इधर लिखूं या मैं, क्या फर्क पड़ता है? पहले इसको सॉल्व करो, जो आंसर है इसको से मल्टीप्लाई करो। देखो एसिडी पहले कितना था, बाद में कितना? 30।
तो टोटल कितना था? तो कितना करना 100 इंटू, तो अपने को 4500 करना ही करना, वो कर लेंगे। अब पहले इसको सॉल्व करो। 45 में से 30 के पीछे कितने बचे? बटा इंटू 45 से 4500 कितनी बार? 100। 100 इंटू 15 कितना एमएल पर ग्लास? पहले ऐसे सीधा फॉर्मूला है। हो गया सबसे सॉल्व? तो इसको लिखोगे, एसिडी का मतलब इनिशियल, एफ का मतलब फाइनल, नमूना की वजन कितना 70 किलो, तो 75 इंटू 7 करो, फिर पहले 44 था फिर 30 है, तो कितना ब्लड लॉस हुआ? ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके पास में ये फॉर्मूला है, तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, किसी का वजन 70 केजी था, तो पहले 45 था फिर 30 था, तो कितना ब्लड लॉस हुआ, तो इसको सॉल्व किया हुआ है। आप भी करो तो भी आंसर इतना ही आएगा, कोई भी करेगा तो भी आंसर इतना ही आएगा। फिर क्या करें बताओ आपका, मतलब मैथ में तुम सच में है ना, कुछ नहीं कह सकते। मैं सोच रहा था लड़कियां मैथ में डफर है, लड़के है? नहीं, नर्सिंग में मैं जानता हूँ ना सबको, लड़कियां मैथ में ज्यादा वीक है, नर्सिंग वाली, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। लड़के थोड़े से कंपेरेटिवली मैथ में ज्यादा स्ट्रांग है, थोड़े से, अरे पता है मुझे, मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो 80 में से 70 नंबर ले आते हैं नर्सिंग में, मैथ का नॉर्मल क्वेश्चन आता है छोड़ के आ जाते हैं, हालांकि उनका नर्सिंग की वजह से सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन और लड़के लोग मैथ में स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल। नर्सिंग वाले, पूरी नर्सिंग की बात, पूरी की बात नहीं, पूरे में तो लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट है ऑल ओवर, बट मैथ में लड़कियां नर्सिंग वाली थोड़ी ज्यादा कमजोर है, ये बात सच है। ये मैं नहीं पढ़ा रहा, क्या ये एडल्ट मेल में वुमेन में ऐसे करके निकालते हैं तो कुछ दिक्कत है नहीं, अपने को नहीं पढ़ना, बता दिया एवरेज। अब अगर किसी को ब्लीडिंग हो जाए तो हम क्या यूट्रस, अब देखो सुनना, अगर किसी को ब्लीडिंग हो जाए तो पहला मैनेजमेंट क्या करना चाहिए? अगर यूट्रस सॉफ्ट है और ब्लीडिंग हो रही है तो पहला मैनेजमेंट क्या होगा? मसाज। सुनना अच्छे से क्वेश्चन। और अगर यूट्रस फर्म है फिर ब्लीडिंग हो रही है, फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मसाज तब तक करनी है जब तक कि यूट्रस फॉर्म नहीं हो जाता, और यूट्रस फॉर्म में फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो हमें क्या करना है? डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि चाहे अबॉर्शन करवा रहे हो, चाहे पीपीएच हो रहा है, बेबी एक्सपेल आउट हो रहा है 12 वीक के बाद में कभी भी, तो यूट्रस में मसाज करना चाहिए। टॉन आती है, टॉन से ब्लीडिंग रुक सकती है कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन से, है ना? ये हमारी रिस्पॉन्स है। अबॉर्शन में भी ऐसा हो सकता है। एब्डोमेन को हमने एग्जामिन किया, चाहे ट्रोमेटिक हेमरेज है, यूट्रस वेल कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, और एटोनिक हेमरेज है तो यूट्रस सॉफ्ट रहेगा, और हमें मसाज कब तक करनी चाहिए? जब तक कि वो हार्ड नहीं हो जाए। तो एटोनिक यूट्रस से मोस्ट कॉमन कौन सी है? एटोनिसिटी, तो हमें क्या करना है? मसाज करना है। ठीक है भाई, जो भी अच्छा है, क्या ही कर सकते हैं। लिख लो लिख लो। क्या क्या कह रहे हैं? भगवान, ये भी स्टाइल है। सर मैं नहीं बुला रही थी, ये बुला रही थी, ये बोले मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। अब ये तुम्हारा ये शुभ चिंतक है, मैं क्या करूँ? अब तुम लड़ मत जाना और रूम जाते प्लीज इस बात पे, मैंने मजाक में बोला है ना, ऐसा नहीं हो हाथ मरोड़ दो आपस में लड़ाई कर लो फिर आओ इस बात पे क्या लड़ना कि किसने क्या बोल दिया, जिसने जो बोल दिया वो बोल दिया, बस खत्म बात, लड़ मत जाना इस बात पे। ठीक है? अब चुप रहो चुप रहो, हाँ अब बात नहीं, लड़कियों की बात में लड़ाई बहुत जल्दी होती है, लड़की आपस में बातें करती है ना, लड़ाई हो जाती है, लड़कियों की बात में तो लड़ाई इतनी जल्दी हो जाती है। अरे नहीं, गर्ल्स टॉक में लड़ाई ज्यादा होती थोड़ी सी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मान लो ना, एक्सेप्ट कर लिया करो थोड़ा बहुत, ऐसे ही झूठे कर लो ना, क्या जाएगा? अरे ऐसे कर लो, मान लो कि मैं झूठ हूं बट एक्सेप्ट कर लो, सच में। हाँ तो मत करो, तुम्हारी वजह से लड़ाई नहीं होती, प्रेम बढ़ता है, करो। बेवकूफ कहीं के, ये सच है, ये शाश्वत सत्य है। हाँ, मैं इसका एग्जाम्पल है बट दूंगा नहीं, 1000 एग्जाम्पल है मेरे साथ। लो इधर आओ, आप इधर आओ, ये बात ज्यादा बात कर रही है अब। प्रोग्नोसिस, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, जानलेवा इमरजेंसी है, अगर टाइम से ट्रीट नहीं किया तो जान ले लेगी, समझ में आई? तो लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब क्या है? जानलेवा। मेजर कॉज ऑफ मैटरनल डेथ्स, पीपीएच इज मेजर कॉज ऑफ मैटरनल, देखो अब चुप हो जाओ रे, हाँ जिसने भी बोला सही बोला, टॉपिक वहीं क्लोज कर दिया करो, टॉपिक साथ में नहीं चलना चाहिए, बस मैं इसमें यकीन नहीं करता, बात खत्म करो बस तुरंत।
ओए चुप रहो, हाथ से लिख रहे हो ना, तो फिर ये मुंह बंद रखो अपना। डन। नेक्स्ट। प्रेगनेंसी की वजह से मदर के डेथ का सबसे ज्यादा कॉज, एक बाकी सब पढ़ना ही मत, सबसे ज्यादा मैं लिखवा चुका हूँ, बट वैसे इवेंट डायग्राम बता दिया आपको तो बता दिया, बाकी जरूरी नहीं है। तो 37% के अराउंड जो डेथ होती है वो पीपीएच की वजह से होती है, बाकी थोड़े थोड़े और भी है, कुछ अदर डिसऑर्डर हो गए, कुछ अबॉर्शन का कॉम्प्लिकेशन, कुछ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, कुछ पीआईएच, इन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो कॉमन आएगा, वो आपको बता चुके कौन सा होता है पीपीएच। टैप भी हो सकता है, बट याद हो गया आपको, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी, प्यूरियम या लेबर या पोस्टमार्टम पीरियड इज कॉल्ड पीपीएच या मैटरनल हेमरेज। अब आता है कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं पीपीएच। अब हम पढ़ेंगे पीपीएच को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो, प्रिवेंशन करने के लिए सबसे अच्छा फंडा है हाई रिस्क को पहले ही अलर्ट कर देना। इसका मतलब प्रिवेंशन स्टार्ट हो जाता है एंटीनेटल से ही। एंटीनेटल में भी उसको पहचान लेना चाहिए, किसी को मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो काउंसलिंग, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का प्रमोशन, पहले से ही कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का पता कर लेना, ब्रीच प्रेजेंटेशन का, यूट्रस की टॉनिसिटी, मेडिकल ऑब्स्टेटिक, बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, सारी चीजें एंटीनेटल से शुरू हो जाती है। तो अगर हम बात करें एंटीनेटल में, हीमोग्लोबिन पहले से किसी का कम है, हाई रिस्क है कोई, यूएस जिसे पता चला प्लेसेंटा लोअर यूटेराइन सेगमेंट में ही है, तो उसका ज्यादा रिस्क रहेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल। किसी को डिलीवरी करवानी है उससे पहले ब्लड का अरेंजमेंट करके रखो, पीपीएच की वजह से जान नहीं जाएगी। तो प्रीनेटल प्रिवेंशन क्या क्या है, मतलब जन बर्थ से पहले, लेबर से पहले हम क्या क्या कर सकते हैं, अरेंज करना पड़ सकता है, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी करवा सकते हैं, एनीमिया पहले करेक्ट करके रखो, नहीं होने देना एनीमिया, होगा फिर भी आपको ध्यान रखना है, आयरन सप्लीमेंट, फेरस सल्फेट, या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में सीवियर एनीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करो। अगर सीवियर एनीमिया होता है तो फिर दिक्कत आती है, थोड़ा सा ब्लड लॉस हो गया तो भी हो तो दिक्कत हो जाएगी, तो पहले ब्लड पूरा रखो। मतलब प्रीनेटल इन्वेस्टिगेशन करवा लेना चाहिए, यूएस जिसे सब पता चल जाता है, बेबी बड़ा है कि छोटा है, प्लेसेंटा अपर में है कि लोअर में है, पॉलीहाइड्रोनियस है या नहीं है, ब्लड सैंपल से पता चल जाता है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, इजीली अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, एंड टाइम पे मिले ही ना, फिर क्या करें। इससे भी तो पीपीएस, हाँ, एंटीनेटल से ही बचाया जा सकता है उसको। अब किसी का रेयर ब्लड ग्रुप हो, ओ नेगेटिव हो, एंड टाइम पे मिले ही नहीं, फिर फिर ब्लड लॉस हो रहा है अचानक, क्या कर लोगे, ब्लड की जगह क्या दे दोगे जिससे काम हो जाएगा, कि टमाटर केचप से तो कुछ काम होगा नहीं, सेम कलर होने से क्या हो जाता है, कुछ होता है क्या, तो टमाटो सॉस दे दो चाहे खुश हो जाओ नहीं, कि ब्लड जैसा है वो मूवी नहीं है ना, ये रियल में डेथ हो रही है, कुछ नहीं कर सकते। अब आता है इंट्रा बर्थ के टाइम, अगर आपने बहुत अच्छे से एक्सपर्ट ऑब्स्टेट्रिक्स, क्या बोलते हैं उसको, हाँ ऑब्स्टेट्रिशियन है ना, हाँ वही एक्सपर्ट ऑब्स्टेट, हाँ वही तो तुम कह रहे हो, उससे अगर अंडर करवाया सही तरीके से नर्सरी के यूनिट में, तो 60% चांस है कि मदर सेफ है, मतलब 100 में से 60 तो बच जाएगी उसमें पक्की, 100 जान जाने वाली थी 60 बच जाएगी। ऑगमेंटल लेवल कितना डोज डिसाइड करना, ऑब्स्टेट्रिशियन है, कैसे बोलते बताना, ऑब्स्टेट्रिशियन सही है, ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन सही है, ऑब्स्टेट्रिशियन, 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 तो याद हो गया पूरा, याद हो गया भैया आज। हाँ, क्या कह रहे हो आप, हाँ बस समोसा खिला दो चाहे ऑब्स्टेट्रिशियन गलत बोलो, माँ में सीख जाएंगे मुझे पता है, कोशिश करेंगे तो सीखेंगे भाई। हाँ, जल्दी लिखो ऑब्स्टेट्रिशियन। हम्म, क्या समोसे, समोसे कौन खाता है, मेरे को वैसे एलडीएल बढ़ता है, वीएलडीएल एलडीएल बढ़ता है समोसे से, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आई डोंट लाइक दिस ऑल टाइप ऑफ फैटी फूड्स। मेरे को अच्छा नहीं लगता समोसा, कड़ी पीनी है तो पिला दूं। ठीक है, तो भाई देखो, तो क्या करें बताओ, तो अब जोधपुर में तो क्या कुछ मिलता ही नहीं है, जब हम दिल्ली में थे तो कुछ बहुत सारी चीजें मिलती थी, बहुत सारी चीजें, हम लड़कियों से सीखे थे क्या क्या खाते हैं, हमें पता ही नहीं था, वो बोलते थे हाँ ये जैसे बोल रही, बहुत
एक्सपर्ट ऑब्स्टेट्रिक। लेबर रूम से वार्ड में शिफ्ट करने से पहले देखना है कि यूट्रस फॉर्म हुआ या नहीं। जब तक नहीं हुआ तब तक उसको हाई रिस्क मानते हैं। समझे? बात यही है। तुम बस पढ़ाई कर लो, सब खिला देंगे। तुम पढ़ाई करो तो खिलाए, बिना पढ़ाई क्या खिलाए? हो गया सर? चुप रहो पुष्पा। नहीं कल गया नहीं मैं, आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। हिम्मत नहीं होती जाने की। जो रहा था रमेश सर फ्री नहीं हो रहे ना, वो कल उनको बुखार आ रहा, उनको बोला नहीं जा रहा है, दूसरे हैं वो बोले वहां ज्यादा सर्दी है। मैंने कहा कंबल ले लेंगे साथ में, पीछे वाली सीट लेंगे, आपको उठा के बैठा देंगे। हो गया नहीं नहीं मेरे तो हिम्मत नहीं हो रही है, क्लास भी नहीं ली जा रही है, मेरा तो गला खराब है। मैंने कहा उठा देंगे डबल कंबल, आप पुष्पा मूवी देख के फिर एक्टिवेट हो जाओगे फिर। बस मान नहीं रहे नो, आप चलो साथ सभी। देखो देखो देखो, ए, पहले सिलेक्शन फिर पुष्पा। मैनेजमेंट ऑफ केपीएच। मैनेजमेंट दो टाइप, अरे चलेंगे चलेंगे। पहले नॉन स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑफ केपीएच इज लाइफ क्रिएटिंग इमरजेंसी, पुष्पा इज इलेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एंजॉयमेंट। फर्स्ट इज द पीपीएच नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब डायरेक्ट ऐसा कोई एक्शन नहीं, लेकिन उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट। क्या दो बड़ी बड़ी लाइन है ग्रे कलर की, D5 नहीं लगाना, एनएस और आरएल, एक साइड से आरएल और एक साइड से दे दनादन, दे दनादन। वाह भाई, फिर कैटेटराइज करना पड़ेगा ताकि ब्लड कंप्रेस ना करे, पेशेंट को एकदम वार्म रखना है वरना शॉक में चला जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अरेंजमेंट ऑफ ब्लड प्रोडक्ट, सैंपल भेजो फटाफट, अरेंज करो ब्लड तब तक। ये तो हो गया नॉन स्पेसिफिक मैनेजमेंट। ये तो सारी किसी में करना ही करना है, डाउटफुल में भी फटाफट। 10 मिनट बचे हैं और पीपीएस पूरा करना है। आई डोंट नो हाउ टू मैनेज इट। ऐसे पीपीएस मैनेज नहीं होता, रेफर होगा फिर। यूरिनरी कैथेटराइजेशन इज स्टेराइल प्रोसीजर या क्लीन? क्लीन या स्टेराइल? एनजी ट्यूब इंसर्शन क्लीन। जीआईटी में तुम कुछ भी खा लेते हो, है? जीआईटी इज क्लीन नॉट स्टेराइल। नॉट सेट में क्वेश्चन आया था, अडल्ट फीमेल है यंग, कितने नंबर का पॉलिश लगेगा? 14 से 16, 14 to 16, ये रेंज थी ऑप्शन, 14 से 16। अगर मेल होता तो 16 से 18 होता। क्या हुआ मैम? हेलो, क्या हुआ? तो फिर बातें क्यों कर रहे हो? आगे बढ़े, डन। फोर्थ पार्ट मेमोरीज का स्पेसिफिक मैनेजमेंट, मसाज द यूट्रस अंटिल हार्ड, ऑक्सीटोसिन। अगर क्वेश्चन आ जाए पीपीएच की फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है? ऑक्सीटोसिन। हाँ ऑक्सीटोसिन फर्स्ट लाइनर। अरे जैसे क्वेश्चन आता है ना, फर्स्ट लाइन एनालिसिस कौन सी होती है? फर्स्ट लाइन एनालिसिस कौन सी होती है? फर्स्ट लाइन का मतलब होता है जस्ट पहली, जस्ट पहली। अरे कालपोल पीसीएम एनालिसिस, उससे नहीं हुआ तो फिर दर्द की सही गोली देता है, पहले तो पागल बनाते हैं। फर्स्ट लाइन का मतलब पागल बनाना, मतलब ठीक है इससे हो गया तो ठीक है, तो कैसा भी दर्द होता है ना तो पहले अच्छा डॉक्टर पीसीएम ही देता है। तो फर्स्ट लाइन वो है, और सीक्रेट क्वेश्चन आ जाए ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पीपीएच मिथालजिन, प्लस फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है तो ऑक्सीटोसिन है, और ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ पीपीएच मिथालजिन मतलब आर्गुमेंटिन। और फिर कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन दिया जाता है? कार्बोप्रोस्ट, ये भी आता है। पीपीएस में कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन दिया जाता है? कार्बोप्रोस्ट, आईएम दिया जाता है। आया था, वेरी गुड। मिथालजिन किसमें नहीं देते? हाइपरटेंशन में। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, ऐसी कोई भी फीमेल जिसको कोई भी कार्डियक डिसऑर्डर है, हाइपरटेंशन है, उसमें कभी मिथालजिन। तो ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। कौन कौन सा? 4 ड्रग आती है मेडिकल मैनेजमेंट में, पहली ऑक्सीटोसिन, मिथालजिन, एक कार्बोप्रोस्ट, और एक आती है प्रोस्टाग्लैंडिन, वो भी है। प्रोस्टाग्लैंडिन इंट्रावेजिनल भी देते हैं, ओरल भी देते हैं, पर रेक्टल भी देते हैं। सुन लेना अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ, कंप्लेन करने से पहले सुन लेना। ये तीन तो पहले ऑक्सीटोसिन, मिथालजिन, और ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन है, और ये भी इसको F2 अल्फा बोलते हैं ना, F2 अल्फा, F2 अल्फा बोलते हैं इसको, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, PGF2 अल्फा। और एक होती है PGE2 जिसको बोलते हैं प्लेन प्रोस्टाग्लैंडिन। इसको
अपन लोग इंट्रावेजाइनल, देखो पहले सुनना पूरी बात। एक होता है इंट्रावेजाइनल रूट, एक होता है ओरल रूट, एक होता है सबलिंगुअल रूट, और एक होता है पर रेक्टल रूट। कभी हॉस्पिटल में काम किया हो तो पता होगा कि रेक्टल रूट से भी देते हैं। अब सुनना, डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन को पीपीएच में कौन से रूट से देना है, तो आपका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए मोस्ट कॉमनली प्रोस्टाग्लैंडिन कौन से रूट से यूज करते हैं, तो आएगा पर रेक्टल, कॉमनली यूज्ड। डब्ल्यूएचओ इसको वेरीफाई नहीं कर रहा। और ये तो एबॉर्शन करवाना, अभी इंट्रावेजिनल नहीं दे सकते। बताओ क्यों नहीं दे सकते अभी? क्योंकि वो तो ब्लड एक्सपेल आउट हो जाएगी, एक्सपेल आउट हो जाएगी। इंटर और ओरल की जगह सब लिंगुअल क्यों देते हैं बताना? तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगी, फर्स्ट पास मैकेनिज्म को बाईपास कर लेती है। इसीलिए बोलते हैं, डब्ल्यूएचओ ने ये बोला कि F2 अल्फा तो आईएम लगेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन दो यूज करते हैं, एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन और एक F2 अल्फा। F2 अल्फा तो आईएम लगेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन का कौन सा रूट डब्ल्यूएचओ बोलता है सबलिंगुअल, और हॉस्पिटल में मोस्ट कॉमनली यूज कौन सी होती है, पर रेक्टल। ये पांच बातें मैं जो बोला वो समझ में आया ना? डब्ल्यूएचओ ने प्रोस्टाग्लैंडिन का कौन सा रूट बोला है, सबलिंगुअल, और मोस्ट कॉमनली पर रेक्टल। और F2 अल्फा कौन से रूट से लगती है, आईएम। बस F2 अल्फा का एक ही ड्रॉबैक है, ये अस्थमा वाले पेशेंट को नहीं दे सकते, इसीलिए हमें प्लेन प्रोस्टाग्लैंडिन यूज करना पड़ता है। ये जो है ना, ये अस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो जिसको ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है फिर ये देना पड़ता है, ये अस्थमा में सेफ है। समझ में आई? ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये भी है, बट इसका एक रिसेप्टर होता है जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो कार्बोफ्लोस्ट होता है वो अस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, और ये अस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है। तो पहले आपको यहां तक लिखना था, ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। अब कई बार मेडिकल मैनेजमेंट से मामला जमता, ये तो इमरजेंसी है, तो फिर हमें करना पड़ता है मैकेनिकल। मैकेनिकल से भी नहीं जमता है, फिर हमें करना पड़ता है सर्जरी। मैकेनिकल में आता है बाई मैनुअल कंप्रेशन, क्या आता है? फिर आता है यूटेराइन पैकिंग, क्या आती है? फिर पढ़ूंगा अभी, बस जस्ट बता रहा हूँ। फिर आता है बैलून, बैलून दो टाइप के, इसको बकरी बैलून भी बोलते हैं, संगसन ब्लैकमोर ट्यूब। कौन सी ट्यूब? कौन सी ट्यूब? जिसको इसोफेजियल वेरिसेट होता है वो ट्यूब लगती है, ट्रिपल ल्यूमेन वाली, इसको बकरी बैलून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकरी बैलून। ये तो हो गया मैकेनिकल। सर्जिकल अभी बताऊंगा, आर्टरी काटेंगे, लिंच प्रोसीजर, जो भी अभी। तो मतलब समझना, पहले आपने क्या किया, यूट्रस की मसाज कर दी। सबसे पहले नॉन स्पेसिफिक मैनेजमेंट हो गया, यूट्रस की मसाज कर दी, ऑक्सीटोसिन दे दिया, नहीं कंट्रोल हुआ, मिथार्जिन दे दिया, नहीं हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन दे दिया, नहीं हुआ, कार्बोप्रोस्ट दे दिया, नहीं हुआ। फिर हम करेंगे बाई मैनुअल कंप्रेशंस। बाई मैनुअल दोनों हाथ से यूट्रस को दबाएंगे, क्या पता कोई आर्टरी कंप्रेस हो जाए, मामला रुक जाए, अभी फोटो बता दूंगा। तो इसका सीक्वेंस है पूरा, यहां तक लिखा हो तो बताओ सीक्वेंस लिख लिया क्या? सबने लिख लिया? सबने सबने अरे नहीं समझ में आया तो अब आ जाएगा, लिख तो लिया, कोई बात नहीं। देखो अब सुन लो, स्पेसिफिक मैनेजमेंट में यूट्रस की करेंगे मसाज, पहला ट्रीटमेंट। दूसरा, मसाज करते ही अपन क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन, कार्बोप्रोस एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। कार्बोप्रोस कौन से रूट से? आईएम। ये कौन से रूट से? सबलिंगुअल। मतलब जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है, दे सकते, हालांकि रेक्टल भी दे सकते हैं। ये किसमें कौन सा इंडिकेटेड है? अस्थमा में। अब सुनना अच्छे से, ये हो गया, इतना दे दिया। ये पहले हो गया आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, ये हो गया आपका मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट कितना मिनट तक करना है? 30 मिनट तक। 30 मिनट तक इसका रिजल्ट नहीं आए तो फिर ऐसे बैठे नहीं रहना है। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया आपका मसाज, ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन, कार्बोप्रोस्ट। मेडिकल समझ में आ गया? इसको कौन सा मैनेजमेंट बोलते हैं? मेडिकल मैनेजमेंट। अब इससे नहीं हुआ मामला, ऑक्सीटोसिन से नहीं हुआ, मिथार्जिन से नहीं हुआ, कार्बोप्रोस्ट से नहीं हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन सबलिंगुअल पर रेक्टल, इससे भी नहीं हुआ। फिर हम जाएंगे कौन से मेथड पे? मैकेनिकल मेथड पे। कौन से मेथड पे? मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या क्या पहले सुन लो। बाई मैनुअल कंप्रेशन करेंगे, बाई मैनुअल मतलब दोनों हाथों से। क्या करेंगे? बाई मैनुअल, सुनना लिखना नहीं है, क्या करेंगे? बाई मैनुअल कंप्रेशन। इससे भी नहीं हुआ, टेम्पोनेंट। टेम्पोनेंट का मतलब क्या होता है? पैकिंग करेंगे यूट्रस की, गॉज भरेंगे, पहले यूट्रस का अपर पार्ट भरेंगे, फिर मिडिल पार्ट भरेंगे, फिर लोअर पार्ट भरेंगे, फिर सर्विक्सी कैनाल भरेंगे, फिर वैसे भरेंगे अलग गॉज से। कई बार नए नए जो सीखने वाले होते हैं तो वो वेजिनल कैनाल भर सकते हैं, यूट्रस अंदर से खाली है तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, उल्टी ज्यादा होगी। तो पहले से पता होना चाहिए मुझे कितना गॉज चाहिए, कितना मीटर लंबा चाहिए गॉज। समझ आ रही? तो वेजिनल के लिए अलग से गॉज यूज करना है, यूट्रस के लिए अलग से करना है। तो मैकेनिकल में क्या आया? बायोकेमिकल, क्या बोलते हैं सॉरी, बाई मैनुअल। उसके बाद में यूटेराइन टेम्पोनेंट, इससे भी नहीं हुआ। फिर आता है बैलून टेम्पोनेंट, इसको बकरी बैलून बोल सकते हैं, प्रेशर 500 ml पानी भर देंगे अंदर बैलून से इनफेक्ट, इससे भी नहीं हुआ। फिर हम आएगा सर्जिकल मेथड। तो सुनना अच्छे से, मैकेनिकल में कितनी चीजें आती है? 3। क्या क्या? बाई मैनुअल कंप्रेशन, फिर टेम्पोनेंट का मतलब क्या था? पैकिंग। फिर क्या था? बकरी, मतलब बकरी बैलून का मतलब ट्यूब इन्फ्लेशन बोल दो ना सीधा, मैं वहां समझा दूंगा। ये हो गया आपका मैकेनिकल। ये तीनों किसमें आते हैं? अब इससे भी नहीं हुआ, फिर हम जाते हैं किसमें? सर्जिकल में। किसमें जाएंगे? सर्जिकल में दो चीजें, मदर को फ्यूचर में प्रेग्नेंट होना है कि नहीं होना है, कि भाई लास्ट तो हम हिस्टेक्टोमी करवा सकते हैं। लेकिन अभी अगर बाई चांस, तो एक दो प्रोसीजर यहाँ पर कि एक आता है लिंच प्रोसीजर। कौन सा? लिंच प्रोसीजर। और एक आता है हिस्टेक्टोमी। अब इसकी अलग अलग सीक्वेंस है। किससे भी नहीं हुआ तो सीधा हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, जिसकी फैमिली प्लानिंग पूरी हो रखी है, फैमिली प्लानिंग। और अगर बाई चांस वो बोलती है नहीं फ्यूचर में अभी मेरी फैमिली प्लानिंग पूरी नहीं हुई है, तो पहले करेंगे लिंच प्रोसीजर। लिंच यूट्रस को पूरा, जिसको मानोडी बोलते दबा देना, पूरा कंप्रेस कैविटी सील देंगे।
उससे भी नहीं हुआ तो एक और इफेक्ट लगाएंगे, ओवेरियन और यूटेराइन आर्टरी को क्या कर देंगे, लाइगेट, उससे भी नहीं हुआ फिर घरों का हाथ जोड़ देंगे भाई अब यूट्रस निकालना ही पड़ेगा। तो या तो क्या है सर्जिकल में क्या करना, या तो सीधा एक्सेक्टोमी पे चला जाओ अगर फैमिली प्लानिंग पूरी हो रखी है, तो नहीं हो रखी है तो लेंस प्रोसीजर, फिर ओवेरियन यूटेराइन आर्टरी लाइगेशन, उसके बाद एक्सेक्टोमी पे चले जाओ। समझ में आई? ये मैं कल बता दूंगा सारी बातें। समझ में आई क्या? कोई डाउट? क्लियर हो गया?
सर सही हो गया आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, ये हो गया आपका मेडिकल मैनेजमेंट करना करना है 30 मिनट तक। 30 मिनट तक इसका रिजल्ट नहीं आए तो फिर ऐसे बैठे नहीं रहना है। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया आपका